बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की सदा के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद वालेकुम रजा अस्सलाम हर हफ्ते की वरहमतुल्लाहि तरह वबरकातुहू। इस हफ्ते भी टीम उम्मीद के वीकली वेबिनार में आप सब नाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। पिछले हफ्ते हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन किया था जिसमें हमने ये देखा था कि एक ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले हफ्ते के हमारे इकरा टेक्नोलॉजी के साथ जो हमने सेशन किया था उसके बाद they have got more than 75 registrations on that। अल्हम्दुलिल्लाह, तो 75 स्टूडेंट्स ने उसका अब तक फायदा उठाया एंड द नंबर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जैसे ही लोगों को जैसे जैसे पता चलता जा रहा है, जैसे पहले दिन उनके पास 40 थे, दूसरे दिन 75, दूसरे दिन मैंने उनसे बात की थी तो मुझे दूसरे दिन का काउंट पता है और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला ऐसी ही चीजें आप लोगों के सामने लाने का काम टीम उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह करती रहेगी। और टीम उम्मीद के ये जो भी सारे काम होते हैं, जैसे आपको पता ही है कि टीम उम्मीद क्या क्या काम करती है। टीम उम्मीद करियर गाइडेंस में है, टीम उम्मीद प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में माहिर है, टीम उम्मीद हेल्थ में हेल्थ शोबे में काम करती है, स्कॉलरशिप के लिए काम करती है। वी ऑल्सो वर्क ऑन लॉट ऑफ सोशल एक्टिविटीज। और ये सारी की सारी चीजें जिनके जेर सरपरस्ती होती है वो हम सबके अमीर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, दाई कबीर, मुफ्ती अताए मुफ्ती आजम हिंद, हम सब के अमीर हाफिज कारी मौलाना शाकिर अली नूरी साहब किबला, उनके जेर सरपरस्ती ये सारे काम हम करते हैं। और एक और शख्स जिनकी मेंटोरशिप में ये पूरे के पूरे प्रोग्राम्स हम करते हैं, जिनकी मेंटोरशिप में, जिनके गाइडेंस में, जिनकी ट्रेनिंग में टीम उम्मीद वो काम करती है जिससे लोग इससे उम्मीद लगा सके, वो है हमारे हुजूर बुलबुल बाग मदीना अलहाज कारी रिजवान खान सर, जो इस टीम के मेंटोर और टीम के सरपरस्त हैं। तो अब तक आपको ये बात पता चल ही गई होगी, आपने मैसेजेस देखे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रिस्पांस आया हमें इस बात को लेकर कि आज हम क्या करने वाले हैं। बट एक छोटी सी इंट्रोडक्शन, एक 2 मिनट की इंट्रोडक्शन, बिकॉज आज का टॉपिक काफी तवील है, हमारे पास काफी सारे पैनलिस्ट भी है। तो मैं एक एक करके पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस भी करूंगा, जब मैं उनसे सवाल पूछूंगा तब मैं उनका इंट्रोडक्शन भी दूंगा और इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। बट मैं पहले बता दूं कि आज होने क्या वाला है। आज पहली बार हम आस्क दी एक्सपर्ट सेशन करने जा रहे हैं ऑनलाइन। तो आस्क दी एक्सपर्ट सेशन का मकसद सिर्फ छोटा सा होता है, वो इतना सा होता है कि आपके दिल में जो भी सवाल है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके दिल में है तो वो अब आप हमारे एक्सपर्ट्स को पूछ सकते हैं। और आज के हमारे एक्सपर्ट्स किस टॉपिक पे बात करने वाले? आज के हमारे एक्सपर्ट्स बात करने वाले हैं इंटरव्यू क्लियरेंस पे। जॉब मिलने का सबसे अहम एक जिसको स्टेप कह सकते हैं हम, वो है इंटरव्यू। आपके पास कोई डिग्री है, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, डिप्लोमा है, उसके बेसिस पे आपको कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए एक दरवाजे आपके खुल जाते हैं कि आप कंपनी में जाएं और इंटरव्यू दें। पर आपको उसके बेसिस पे नौकरी नहीं मिलती। किसी एमबीए को इसलिए नौकरी नहीं मिलती क्योंकि उसने एमबीए किया, किसी इंजीनियर को इसलिए नौकरी नहीं मिलती क्योंकि उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उसके लिए आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। इंटरव्यू में आपसे सवाल जवाब होते हैं, कभी कभार सिंगल पर्सन इंटरव्यू होता है, कभी कभार पैनल इंटरव्यू होता है। बहुत सारे बच्चों को नर्वसनेस होती है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या बोलना चाहिए, कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या क्या हो सकता है और ये सारी चीजें। तो आज टीम उम्मीद आपके सामने एक ऐसा सेशन लेकर आई है जिसमें हमने अलग अलग शोबों से, अलग अलग फील्ड से अलग अलग एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया है और कोशिश की है कि जितने सवाल हमारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं, आम जिंदगी में भी पूछते हैं और सेशंस के थ्रू भी पूछते हैं, उन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएं। और अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस है, Q&A सेक्शन अगर आपने हमें जूम पर ज्वाइन किया तो Q&A में आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। जूम यूजर्स एंड यूट्यूब यूजर्स एंड फेसबुक यूजर्स कैन कमेंट योर क्वेश्चन। इंशाल्लाह ताला आवर टीम विल टेक दोस क्वेश्चंस एंड पास इट ऑन टू अस। तो बिना वक्त जाया किए मैं अपने पहले एक्सपर्ट के पास जाता हूं। इनकी बात, मुझे एक बात बहुत अच्छी तरीके से याद है कि 2 साल पहले, तकरीबन 1.5 साल या 1 साल पहले,
हमने प्रोग्राम किया था साथ में, वो टीम उम्मीद का शायद पहला ऑनलाइन प्रोग्राम था, जिसका नाम था 8 सीक्रेट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स। इट वॉज एन ऑफलाइन प्रोग्राम, इट वॉज नॉट लाइव स्ट्रीम्ड ऑन यूट्यूब। तो उन्होंने, जब हमने इंटरव्यू टिप्स के बारे में बात करी थी, एक सेक्शन वहां पर, एक सेशन जो था वो इंटरव्यूज पे था, वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी जो मेरे जहन में कैद हो गई कि इंटरव्यू एक ऐसा एग्जाम है जिसका पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है, जिसके क्वेश्चंस ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। सो वी ऑल नो कि इंटरव्यू में किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एग्जाम बहुत कम बच्चे क्लियर करते हैं। और ये शख्सियत, वैसे तो आपने इनको बहुत सारे सेशंस में देखा होगा, हमारे प्यारे इरफान मेघानी भाई, जो पोलैंड से हमें ज्वाइन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज अ सीए, ही इज अ फाइनेंस प्रोफेशनल एंड वर्किंग एट अ वेरी डेजिग्नेटेड पोजीशन इन अ वेरी रेप्यूटेड एफएमसीजी ऑर्गेनाइजेशन। सो विदाउट फर्दर अडू, मैं अपना पहला सवाल लेके इरफान भाई के पास जाता हूँ। इरफान भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह कैसे हैं, रज़ा भाई कैसे फॉर द हैं काइंड आप? इंट्रोडक्शन। इरफान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक चीज बहुत ज्यादा इंटरव्यू से पहले जो चीज आती है, जिसमें मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मेरी एक रिक्वेस्ट सारे पैनलिस्ट से होगी कि कोशिश हम करेंगे कि थोड़ा जल्दी जल्दी 1-2 मिनट 3 मिनट में जवाब दे दें, ताकि और बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोग कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है इंटरव्यू से पहले, वो होता है रेज्यूमे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस, आपने एक सेशन भी लिया हुआ उससे। तो मैं चाहूंगा कि आप उस पे बात करें, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द क्यू फैक्टर्स दैट एवरीवन शुड रिमेंबर व्हाइल मेकिंग अ रेज्यूमे। प्लीज गाइड अस ऑन दैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। So, very important question, Raza bhai, and I'll try to mix Hindi and English while answering it. So yes, resume जो है वो बहुत important है, and इसमें कुछ चीजें जो लोगों को जो स्टूडेंट्स है या जो जॉब प्रोस्पेक्टर्स है उनको ध्यान रखना है। सबसे पहले resume should be small, one page. We don't want multiple resumes. इसका रीजन ये है, based on my personal experience, जब मैं रेज्यूमे देखता हूँ तो मैं हार्डली 10 सेकेंड्स, सिर्फ 10 सेकेंड्स दे पाता हूँ किसी एक रेज्यूमे को। क्योंकि आप किसी भी इंटरव्यू के लिए, आप किसी भी ओपन पोजीशन के लिए जब आप एडवर्टाइजमेंट देते हो तो काफी सारे रेज्यूमेज आ जाते हैं। इट इज लाइक 1:1000, एक पोजीशन के लिए 1000 रेज्यूमेज, एंड यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू गो थ्रू एवरीथिंग। तो इसीलिए अगर मल्टीपल पेजेस वाला रेज्यूमे है तो जनरली वी अवॉइड, हैव अ सिंगल पेज रेज्यूमे। Second most important is craft your resume. When I say craft का मतलब ये है कि आप अपने रेज्यूमे को, जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसके बेसिस पे आप रेज्यूमे को बनाइए। किसी और का रेज्यूमे कॉपी कर लिया, उसका इंटरेस्ट कॉपी कर लिया और जस्ट अपना नाम चेंज कर लिया, ये मत करिए। बिकॉज आप रेज्यूमे के थ्रू अपने आपकी आइडेंटिटी सेल कर रहे हो या अपने आप को मार्केट कर रहे हो, आप किसी और को मार्केट नहीं कर रहे हो। तो आप अपने रेज्यूमे को क्राफ्ट करिए, और क्राफ्ट इस तरीके से करिए कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन, जो स्पेसिफिक की रिक्वायरमेंट्स है वो आपके रेज्यूमे में रिफ्लेक्ट हो। ओके। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं जनरली देखना चाहता हूँ रेज्यूमे में, वो है वेदर दैट पर्सन इज एन एक्शन ओरिएंटेड। उस बंदे ने क्या अचीवमेंट्स किया है। बिकॉज आज के डेट में सर्टिफिकेशंस मोस्टली हर कोई आ ही जाती है, बट अचीवमेंट्स जो है वो बंदे की क्या है। So we try to look at that. If it is a fresher, what they have done as part of their studies in terms of school, colleges, or maybe as vocational. If that person is an experienced, then in the past organization, तो उनके achievements क्या है। And last but not least, रजा भाई, achievements लिखने का भी एक तरीका है। Achievements should be written in an action-oriented word. Okay, for example, achieved so and so, measurable in terms of time and money। ठीक है, मैंने अचीव किया सेल्स, इंक्रीज इन सेल्स बाय 10%, रिजल्टिंग $1000 of increment to the company। Okay, so that is the way you should write your resume। but most important keyword जो मैं हमारे स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स को देना चाहूंगा वो है कि प्लीज रेज्यूमे कॉपी मत करिए, आप अपना रेज्यूमे खुद बनाइए। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए आप ऑलमोस्ट, अगर मैं अपना रेज्यूमे बनाने जाऊं तो मुझे खुद को 2 से 3 दिन लगता है खुद का रेज्यूमे बनाने के लिए। मैं खुद को इतने अच्छे से जानता हूँ फिर भी। तो प्लीज रेज्यूमे बनाने के लिए टाइम लीजिए। राइट। ओके, जजाकल्लाह।
Raza bhai, over to the next one. अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा आंसर दिया। एंड जस्ट टू रीट्रेट, रेज्यूमे खुद बनाइए। साइबर कैफे में 10 मिनट में अपना नाम और ये चेंज करके रेज्यूमे जो लाते हैं, उसके बाद आपको ये दिक्कत आती है कि आप कहीं सेलेक्ट नहीं हो रहे, आपका रेज्यूमे कहीं सेलेक्ट नहीं हो। उसका रीजन यही है कि अपने रेज्यूमे को, एक वर्ड जो भाई ने यूज किया, क्राफ्ट कीजिए। ड्राफ्ट मत कीजिए, क्राफ्ट कीजिए। दैट इज क्राफ्टिंग इज अ स्किल। ठीक है, तो वो कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं अगले पैनलिस्ट के पास जाता हूँ। He is one very popular career counselor we have. He is an advocate. He's completed his doctorate recently in commerce. He is into so many things. Alhamdulillah, he is a working professional. He has his own education institutes. He has a degree to start advocacy, and he's actually an advocate in GST and income tax. I think we lost Raza bhai. Irfan bhai, please take over. Okay. So we were introducing our very own advocate Yamin Thara sir. Raza bhai, Ji. are you there? Please take it over. Can you hear me? Am I here? Yes. Am I audible? Yes. Yeah, you are audible. I think there was some issue with my network. So advocate Yamin sir, इंटरव्यू हो गया, रिज्यूमे मेरा सेलेक्ट हो गया, मैं इंटरव्यू में गया। बहुत सारे सवाल आते हैं, उसमें सबसे पहला सवाल आता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। राइट, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। वी वुड वांट टू नो, अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो, व्हाट डू वी टेल इन व्हेन वी से टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम भाई, प्लीज। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह रज़ा भाई फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। इन शॉर्ट, अगर मैं आपको बताऊं रज़ा भाई, तो जनरली 99% इंटरव्यूज में देखा गया है कि जनरली 99% इंटरव्यूज में देखा गया है कि ये क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछा जाएगा। इसको अलग अलग वे में पोर्ट्रे किया जा सकता है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जस्ट गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट योरसेल्फ, या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करके भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जनरली एक कैंडिडेट, एक जॉब एक्सपीरियंस, जब कोई इंटरव्यूअर के सामने बैठता है और उसको जब ये क्वेश्चन पूछा जाए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो बताना बहुत जरूरी रहेगा। यू हैव टू स्टार्ट योर ओन इंट्रोडक्शन, योर कंप्लीट नेम, राइट, फैमिली बैकग्राउंड, इन शॉर्ट बता सकते हो आप। अलॉन्ग विद दैट आपको आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताने पड़ेंगे। दैट टू आपके जो रिसेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इफ यू आर हैविंग एम्पल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बहुत ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, तो जो जॉब एक्सपीरियंस है और जो जॉब प्रोफाइल को सुइटेबल आपके डिग्रीज या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स रहेंगे, उसको बताना ज्यादा जरूरी रहेगा। मीनवाइल सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर ऐड कर सकता है कैंडिडेट, क्योंकि ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, यानी आप इस पे कुछ भी आंसर दे सकते हो। तो सबसे बेस्ट चीज जो इसमें बतानी चाहिए कैंडिडेट को, एक इंटरव्यू को, वो होता है अपने आपके सबसे लाइफ के बेस्ट अचीवमेंट को, राइट। इन शॉर्ट आपको बताऊं तो अबाउट योरसेल्फ, योर फुल नेम, योर ग्रेजुएशन, योर क्वालिफिकेशंस, योर फैमिली बैकग्राउंड, और उसके साथ साथ आप जो ऐड ऑन कर सकते हो वो रहेगा आपका अचीवमेंट। मगर मेक श्योर कि एक अचीवमेंट ऐसा हो जो आपको यूनिक बनाता हो, राइट। इंटरव्यू कुछ और नहीं होता, आप अपने आप एक प्रोडक्ट बना के अपने आप को सेल करना होता है। तो आपका जो बेस्ट अचीवमेंट रहेगा अमाउंट ऑल इंटरव्यूज, आपको क्यों इंटरव्यू सेलेक्ट करें, और वो ऐसा अचीवमेंट जो आपके जॉब प्रोफाइल के लिए आप जहां अप्लाई कर रहे हो उससे मैचिंग हो, तो इट वुड बी वेरी गुड। तो ये जनरल आंसर हो सकते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ के लिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह भाई, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल आंसर। भाई ने टिप्स दे दिए हैं, आपको उन टिप्स पे काम करना है और अपना आंसर ड्राफ्ट करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट guest that we have, next panelist that we have. He is an MBA in operations, working as a finance professional, working in an MNC since last 8 years. And he has been a very regular career counselor for commerce students with Team Umeed. I am introducing Mr. Nizamuddin. Nizamuddin bhai, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिजाज कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nizamuddin bhai, you have done your MBA in operations. Yes. Now, let me come to a very fundamental question. A lot of people don't understand what
is operation and what kind of career can they make when they get into operations? तो अगर आप उस पर थोड़ी रोशनी डालें तो बेहतर होगा। ऑपरेशंस ये होता है जहाँ पे कोई कंपनी हो और आपके पास वेरियस डिपार्टमेंट्स हो, जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट हो, और उसमें एक डिपार्टमेंट होता है जिसको कहते हैं ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। इफ देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट, जो सारे डिपार्टमेंट मिलके जो काम करते हैं उसको एंटायर कॉन्सेप्ट है, उसको ऑपरेशंस कहते हैं। वेरियस कंपनीज हैव वेरियस ऑपरेशंस, उनको एज पर देयर क्लाइंट अपने अपने ऑपरेशन संभालने पड़ते हैं, अपने अपने टीम संभालने पड़ते हैं, या फिर आप ये कहें कि वेरियस टीम्स जो काम करती हैं वो एक ऑपरेशंस में आती है। तो एज पर क्लाइंट वेरियस टीम होती है और टीम के हिसाब से ऑपरेशन डिपार्टमेंट काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई एक टीम हो जिसका नाम XYZ हो और दूसरी का नाम ABC हो, तो ये दोनों क्लब करके ऑपरेशंस में काम करते हैं। दैट इज व्हाट ऑपरेशन इज ऑल अबाउट। Is it, अगर मैं सिंपल उसमें बात करूं तो डे टू डे एक्टिविटीज जो भी होती है हमारी कंपनी के अंदर, जो भी डे टू डे वो सारी ऑपरेशंस के अंदर आती है, ऑपरेशंस में कवर होती है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई। I will come to you for different questions, but right now I am introducing someone who is representing partly IT, partly operations from the team. He is a very famous muballigh of Sunni Dawat Islami, alhamdulillah. Someone who is a very, very wonderful speaker, someone who balances the deen and dunya together very well. And जिनको देखकर, जिनको मिलकर मुझे पर्सनली बड़ी खुशी होती है, is someone I'm really very fond of. Please welcome Mr. Atiq bin Saad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. रज़ा भाई, thank you so much for the beautiful introduction. मुझे भी आपको देखकर और यकीन जानिए सारी टीम उम्मीद को देखकर मुझे खुशी होती है, एक इंस्पिरेशन मिलता है कि अगर मैं कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता हूं तो मैं आपके साथ जो वक्त बिताया उस वक्त को मैं याद करता हूं, तमाम साथी के साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम हमने वक्त गुजारा, तो काफ़ी इंस्पायर्ड था मैं उसके बाद से, और काफ़ी मुझे इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि यकीन जानिए कि मैं वो एग्जाम्पल्स यहाँ दिया करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। Atiq bhai, my question to you: who gets job easily, a fresher or an experienced professional? Who gets job easily? असल में कैसा है, देखिए रज़ा भाई, कि जो फ्रेशर होते हैं वो समझते हैं कि हमको जॉब नहीं मिल सकती, वो इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग वहाँ पर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो IT कंपनीज होती हैं, यूजुअली ये लोग फ्रेशर्स को ज़्यादा पिकअप इसलिए करते हैं क्योंकि उनको कम पे करना होता है। फिर साथ में इनको अगर इफ़ दे फाउंड ट्रेनेबल देन दे विल गेट जॉब वेरी इजीली। एक्सपीरियंस बंदा अगर कोई होता है तो उसके डिमांड्स कुछ ज़्यादा होते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा नखरे दिखाना शुरू करते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उनके कस्टमर उसमें क्या कहते हैं कंपनी से बहुत ज़्यादा उनके हाई होते हैं। उनके एक्सपेक्टेशंस को कभी कभी वो कंपनी वाले उनको एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते, तो उनको रिलोकेशन चार्जेस उनको देना होता है, या फिर उनका सारा खर्चा उनको उठाना होता है, फिर उनको बोनस अलाउंस देना होता है, या फिर उनको ज्वाइनिंग बोनस देना होता है। तो ये खर्चे HR ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। तो ये लोग क्या करते हैं, हम अब आजकल कंपनी में देखे हैं कुछ कंपनीज जो बंदे ट्रेनेबल है, जिनको थोड़ा वो टैलेंट है और उनसे ये सर्विसेज ली जा सकती है, तो उनको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है व्हेन कंपेयर्ड टू द एक्सपीरियंस पीपल। तो अगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो उनको जॉब नहीं मिल सकती, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जहाँ जो काम एक्सपीरियंस के बजाय फ्रेशर से हो जाती है तो वहाँ पे फ्रेशर को प्रीफर किया जाता है, और जो काम एक्सपीरियंस जैसे हाई लेवल पे जिसके टारगेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर उनको टाइम कम होता है, उनकी डिलीवरी टाइम कम होती है और उनको जल्दी डिलीवर करना होता है प्रोडक्ट्स, तो उस वक्त पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। Jazakallah, thank you. There is one fantastic word that you use is trainable. इस पे और गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह ताला जैसे सेशन आगे बढ़ेगा। ट्रेनेबल क्या होता है, बिकॉज आई थिंक ऑल ऑफ अस हियर अल्हम्दुलिल्लाह इज वर्किंग एट अ पोजीशन वेयर वी आर हेडिंग अ टीम, राइट? तो ट्रेनेबल किसको कहते हैं, ट्रेनेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है, और ट्रेनेबिलिटी से आपके चांसेस ऑफ ग्रोइंग किस तरह से बढ़ेंगे, इंशाल्लाह ताला इस पे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उनके लिए उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ जो एजुकेशन सेक्टर को हमारे यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मुखलिस साथी
again Muballigh of Sunni Dawat Islami, Sohail bhai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हवाले रजा भाई। सोहेल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। सोहेल भाई, मेरा एक सवाल आपसे, ये चीज हमको पता है कि कॉर्पोरेट में इंटरव्यू किस तरह से होता है, हमने बहुत सारे सवाल जवाब देखे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, हमारे खुद के सेशन हुए हैं, बट वी रियलाइज हमने कभी टीचर्स के इंटरव्यू पे कभी कोई सेशन नहीं किया कि टीचर्स का इंटरव्यू कैसा होता है, उसमें क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। तो थोड़ा उस पे अगर आप हमको बताएं कि टीचर्स इंटरव्यू जब होता है तो सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन पैरामीटर क्या होता है? जी दादा भाई, वेरी गुड क्वेश्चन। जैसा कि देखिए हमारे साथियों ने पहले बताया हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू, बेसिक सारी चीजें बता दी हमें, तो मैं उस डिटेल्स में नहीं जाते हुए बेसिक जो टीचिंग का रिलेटेड जो इंटरव्यू होता है उस पर मैं फोकस करूंगा। एक तो नॉर्मल सबसे पहला आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा, ओके। लेकिन टीचिंग में एक स्पेशल जो सब दूसरी इंडस्ट्री से जो डिफरेंट होता है वो ये बात होती है कि आपको फोकस करना होता है आपके डेमो लेसन पे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डेमो लेसन। पर्सनल इंटरव्यू तो आपसे पूछा जाएगा वो कैसा आप फेस करते, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाएगा। लेकिन मेन जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका चेक होगा या जो टीचिंग एबिलिटी है जो आपकी दिख के आएगी वो है आपके डेमो लेसन में। ऑलवेज रिमेंबर कि एज ए टीचर इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू तो आपको कितना अच्छा आप डेमो लेसन देते हैं, आप कितना अच्छा डेमो प्रिपेयर करके जाते, उस पे आपके सिलेक्शन चांसेस बढ़ते। अगर मैं ये कहूँ तो इट विल नॉट बी रॉन्ग कि 80% चांसेस आपके डेमो लेसन पे ही होते हैं सिलेक्शन के। यानी अगर कुछ टिप्स मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि अक्सर ये देखा गया है कि लोग इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं बट दे आर नॉट कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, और स्पेशली जो क्वालिफाइड होते, जो एक्सपीरियंस्ड होते स्पेशली वो सोचते हैं कि भाई हम तो 5 साल से 10 साल से टीचिंग फील्ड में है तो हमें क्या जरूरत है सारी प्रिपरेशन की। लेकिन डेमो में हमेशा याद रखिए कोई भी स्कूल में अगर आप जा रहे तो स्टार्ट से आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट इन द सेंस जो आपने आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में सीखा है, दैट मीन्स ड्यूरिंग द बीएड लेवल जो आपने पढ़ा है वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। वरना होता यह है जो टीचर्स है वो जानते हैं सबसे पहला हमें सेट इंडक्शन करना होता है, दैट मीन्स प्रोबिंग द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट। बट होता ये टीचर्स प्रैक्टिकली लाइफ में ये पॉसिबल नहीं होता है, तो टीचर्स डायरेक्ट क्लास में आते अपना डेट लिख के या फिर डायरेक्टली पढ़ाना शुरू कर देते। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अक्सर जो देखा गया जो अक्सर रिजेक्शन होता है वो इसी लेवल पे कि यू हैव कंप्लीटेड द बीएड बट यू डजंट नो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द बीएड, यानी जिसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं। माइक्रो टीचिंग के रूल्स फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सबसे पहले आपको जाते साथ ब्लैक बोर्ड वर्क करना है, यानी ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो भी है उसको पहले देख ले कि कैसा है, यानी वो क्लीन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको डेट पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है, टॉपिक डायरेक्ट नहीं लिखना है। इफ यू आर यूजिंग द चॉक यूज द डिफरेंट कलर चॉक, इफ यू आर यूजिंग द मार्कर बस आप सब्जेक्ट लिखिए, क्लास लिखिए, अपना जो है टॉपिक लिखिए, लेकिन टॉपिक का नाम मत लिखिए जब तक आप स्टूडेंट से उसको प्रोब करके क्वेश्चन नहीं निकालते। यानी पहले आपको 3 क्वेश्चन ऐसे सिंपल पूछने स्टूडेंट्स को कि आपका टॉपिक निकल जाए, और उसके बाद फिर आपको कहना है, आपको इंट्रोड्यूस करना है अपना चैप्टर एम के साथ कि नाउ टुडे वी विल गोइंग टू लर्न। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं हाईलाइट कर दूं कि अक्सर टीचर्स ये कहते हैं टुडे आई विल गोइंग टू टीच यू। तो ये चीजें ना सबसे गलत होती है। हमेशा हमें बच्चों को कहना है टुडे वी विल गोइंग टू लर्न यू, और कीप अ डेमो लेसन वेरी सिंपल जिसपे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते। क्वेश्चन ऐसे पूछिए कि बच्चे लोग एकदम इजीली उसको जवाब दे सके। तो ये कुछ टिप्स है। एक फॉलोअप क्वेश्चन मेरा ये है सोहेल भाई कि क्या डेमो लेसन की तैयारी जब मैं करूं तो मुझे पता होगा कि मुझे डेमो क्या देना है या टीचर स्कूल ऑन द स्पॉट दे देगी? जी, मोस्टली होता ये है जब पहले आप अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड करते हैं, ईमेल करते हैं, तो उसके बाद आपको एक कॉल पे ही आपका जो है शॉर्ट इंटरव्यू होता है। आपके सब्जेक्ट्स वगैरह पूछे जाते हैं, फिर आपको बताया जाता है फॉर विच पोजीशन यू आर अप्लाइंग। जैसे मान लीजिए 2-3 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, देयर इज अ वैकेंसी फॉर मैथ्स सब्जेक्ट, देयर इज अ वैकेंसी फॉर लैंग्वेज टीचर, देयर इज अ वैकेंसी फॉर एनी अदर सब्जेक्ट। तो आपसे पूछा जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपने बताया आई एम अ साइंस टीचर, तो अब आपको टॉपिक दिया जाएगा फॉर सो एंड सो स्टैंडर्ड यू नीड टू टेक अ
टॉपिक ऑफ योर चॉइस, दो चॉइसेस होती है, या तो हमें टॉपिक दे दिया जाता है कि आपको ये टॉपिक पे पढ़ाना है, ठीक है, तो आप उस पर प्रिपेयर कीजिए, बट मोस्टली होता ये है कि हमें चॉइस दी जाती कि आपको जो आता है वो टॉपिक पे आप पढ़ाइए, खाली क्लास बता दी जाती है, तो हम उसमें ऐसा जी Thank you, Shoaib bhai. Sorry to cut you here, but since you've got limited okay. time, जी I'm expecting short answers here. So next, introducing someone who is representing the commerce, finance, accounting background. A very wonderful professional, बड़े जिंदा दिल इंसान है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे हमेशा हंसाए रखते हैं, मुस्कुराते रखते हैं, वो रहते हैं तो हमेशा मैं मुस्कुराता हुआ रहता हूँ। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा नूरुल हसन भाई को। Nurul Hasan bhai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Someone who has been very proficient, prominent in guiding the commerce stream students. Nurul Hasan bhai. Nurul Hasan bhai, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई। नूरुल हसन भाई, आपसे एक फंडामेंटल क्वेश्चन मैं पूछूंगा टू स्टार्ट विद। बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं बट द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग फाइनेंस नहीं पता। This is accounting and finance, तो कुछ तो अलग होगा। So what is it that if you can explain कि what is accounting, what is finance, और थोड़ा सा career difference भी बता दे तो बेहतर होगा। Okay, basically the accounting is related to the recording the business day-to-day business transaction in the books of account and maintaining that. And the finance is something different, to manage the finance of the company for the day-to-day operation. This is the basic difference between the accounting is the recording of a transaction and financing is something managing for the doing the business transactions and all. Right. अच्छा, तो बेसिकली अगर मैं कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करता हूँ तो वो फाइनेंस में आता है और इसका जब रिकॉर्ड होता है, इसको जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो अकाउंटिंग। राइट, करेक्ट। ठीक है नूरुल हसन भाई, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस है। इनफैक्ट कॉमर्स से हमेशा ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हर बार हमने देखे हैं। सीए से रिलेटेड यू आर आल्सो someone who's aspiring to be one, so I'll come to that, but last but not the least हमारा जो final panelist है मैं उनको introduce करता हूँ। Someone who has been very a familiar face of Team Umeed, someone who has represented Team Umeed on various platforms, someone alhamdulillah जिनका नाम, जिनकी जो उनकी क्वालिफिकेशन है और जो उन्होंने काम किया है उसके बारे में टीम उम्मीद बड़े प्राउडली सबको बताती है। He is none other than our very wonderful, very own Salman Petiwala bhai, someone who's we all know him. We have all seen him as a very proficient host who hosts a lot of Team Umeed programs, and he's also, not to forget, a gold medalist from IIT Madras. So Salman bhai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Jazakallah Raza bhai for the introduction. Salman bhai, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, alhamdulillah, after completing your masters, you were in front of one of the finest companies in the country, right? Of course, जब आप टॉप करते हैं और वो भी IIT मद्रास जैसा कॉलेज टॉप करते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है आप वहां से, तो हर कंपनी आपको अप्रोच करती है तो कि आप हमको ज्वाइन करें, हमको ज्वाइन करें, हमको ज्वाइन। अब ये एक मैसेज आज के सेशन के थ्रू हम देना चाहते हैं कि देखो, दो तरह के अप्रोचेस होते हैं। एक, जहां आप कंपनी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो। And then there is a different level where companies are approaching you and tell you, आपको कंपनी इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है कि मेरे पास आप आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर ऑन द सेकंड साइड, जहां पर कंपनीज आपको अप्रोच कर रही है कि आप मेरे पास आइए, मेरे पास आइए, मेरे पास आइए। What was the factor that you chose or you made a decision on? Okay, क्या फैक्टर्स पे आपने डिसीजन किया कि मुझे इस कंपनी में जाना है, इसमें नहीं जाना? क्या फैक्टर्स थे? Was salary the only factor? Was it profile? Was it anything else? Was the benefits? क्या था जिसके बाद आपने ये डिसीजन लिया कि आपको अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना? जज़ाकल्लाह रज़ा भाई फॉर द क्वेश्चन। माशाल्लाह, आपने बड़ा ही अच्छा पार्ट टचअप किया। और आपके क्वेश्चन में दो पार्ट्स थे, जैसा कि आपने मेंशन किया, ऑन कैंपस जॉब और ऑफ कैंपस जॉब्स। सो मैं बोलूंगा कि यस, दोनों अच्छी तरह है, पर जनरली तो किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में सबसे पहले जो आता है वो ऑन कैंपस जॉब आता है। तो मैं अगर बोलूं, वैरायटी ऑफ आई कैन से ब्रांचेस, स्पेशली इंजीनियरिंग वालों को ये एडवांटेज होता है कि उनको एक ऑन कैंपस जॉब की पॉसिबिलिटी होती है मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस। बट और उनको मैं पहला सेंटेंस ही अपना इससे स्टार्ट करता हूँ कि आई टेल द इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स कि, क्योंकि आज मैं इंजीनियरिंग के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो कोशिश करूंगा आंसर करने की।
I'll give them a very simple advice. Please take campus interviews very, very seriously. मैंने देखा है कई बच्चों को कैंपस इंटरव्यूज में ओके हाँ ठीक है मिल जाएगी जॉब, देखा जाएगा, अभी तो पहली कंपनी आई है, बहुत कैजुअल एटीट्यूड होता है, बहुत कैजुअल एटीट्यूड होता है. मैं अभी एक इंटरव्यू राउंड लेने गया था एक कंपनी में, एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो, 2 बच्चे तो बिना रेज्यूमे के आए. उन्होंने बोला सर अभी तो आप पहली कंपनी है, अभी जब दूसरी तीसरी कंपनी आएगी तो हम रेज्यूमे तभी बनाएंगे. तो दिस शोज कि सामने वाला एंड इरफान भाई वुड एग्री विद मी बिकॉज ही सेड अबाउट रेज्यूमेज ऑन द सेम थिंग. अगर कोई इरफान भाई के सामने भी कोई आएगा बिना रेज्यूमे की, वो तो लैक ऑफ सिंसियरिटी शो करता है कि बंदा इतना सिंसियर नहीं है. आई में से अगर हिंदी में वर्ड यूज करूं तो मस्ती मस्ती में इंटरव्यू देने आ गया. सो दैट्स व्हाट द फर्स्ट वर्ड आई वुड लाइक टू यूज के अपने कैंपस इंटरव्यूज को बहुत सीरियसली लीजिए. कैंपस इंटरव्यूज जिसका हो जाता है वो हो जाता है, बिकॉज फिर ऑफ कैंपस कंपैरेटिवली, ये नहीं कहता डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल है, कंपैरेटिवली इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू फाइंड अ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ जॉब. क्योंकि कैंपस जॉब में तो वो आपके लिए स्पेशल आपके लिए आते, वो आपको ढूंढते ढूंढते आते. देखिए 2 तरीके हैं, या तो कंपनीज आपको ढूंढते हुए आए या तो आप उनके पास ढूंढते हुए जाओ. तो ऑफ कोर्स द फर्स्ट वे इज बेटर. वो लोग आपको ढूंढते हुए आ रहे तो क्यों ना तभी के तभी आप उनके साथ अपना रेपो बना लें. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, yes, coming to the second aspect very quickly, how do you choose a job, or how when you have like multiple opportunities in front of you, किस तरह से आप कोई कंपनी सिलेक्ट करनी है. As you said रजा भाई, सैलरी ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अगर कोई ये बोले कि नहीं मैं तो सैलरी पूछता भी नहीं, बस सिर्फ कंपनी के पीछे भागूंगा, तो लेट मी टेल यू वो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है. सैलरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कोर्स फॉर एवरीवन. सेकंड थिंग इज द काइंड ऑफ एक्सपोजर यू आर गेटिंग इन दैट जॉब. नंबर एक्सपोजर इन द सेंस, क्या वो मल्टीनेशनल कंपनी है, क्या वो इस लिमिटेड रिसोर्सेज वाली कंपनी है, या वो आपको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट आपके करियर में प्रोवाइड कर सकती है. तो सेकंड एस्पेक्ट वुड बी एक्सपोजर. नंबर 3 इज वर्क लाइफ बैलेंस. वेरी फेमस वर्ड. जनरली बहुत सारे लोग इस पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए. देयर हैज टू बी अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस व्हेन यू सिलेक्ट अ कंपनी. And the fourth aspect which I would like to say is the position, the number one, or I can say the topmost thing is the position. कौन सी position वो आपको ऑफर कर रहे हैं, वो आप उसके बारे में सोचिए, प्रोफाइल को जानिए, फिर उस कंपनी में एंटर कीजिए. पोजीशन मतलब डेजिग्नेशन, राइट? कौन से डेजिग्नेशन पे आपको है? करेक्ट. ग्रेट, फैंटास्टिक, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर दैट आंसर. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आना शुरू कर दिए हैं. मैं जल्दी इंट्रोडक्शन था, पहला सवाल था, इसलिए वक्त लग गया, बट अब जल्दी आगे बढ़ेंगे. मैं एक पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऑन ही रहे, पैनल पे सामने ही रहे, सो दैट आई कैन क्विकली कम टू देम फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ठीक है, तो पहला सवाल इरफान भाई आपसे मेरा पहला सवाल है कि बहुत सारे ये है, फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट व्हाट इज द बेस्ट वे टू आंसर व्हाई डू यू वांट टू चेंज योर जॉब? Yeah. So, very good question, Raza bhai. For an experienced candidate, why do you want to change for a job? Most important is you should connect your future aspirations with the job that is being offered. Maybe you could say that you would like to acquire a different skill set which this company is offering. Okay, that could be one of the answers that you can say. Second thing, you could also say that your existing skill sets are not fully utilized in the current organization, and you would like to learn more, because of which you would like to join this kind of an organization. So try and link your future career aspirations with the organization. That is what will help you to connect. Connect is very important in this case. Jazakallah. Okay, Raza bhai. Thank you so much. I'll go to Nizamuddin bhai. Nizamuddin bhai, what kind of profiles in operations are there, और उसमें जाने के लिए, उसमें एंटर करने के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं वो कौन सी होती है? ऑपरेशंस जैसे बहुत कम लोगों को पता है कि ज्यादातर जॉब जो होती है वो ऑपरेशंस में होती है, तो बहुत कम प्रोफाइल. तो क्या करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट इनटू ऑपरेशंस? प्लीज टेल अस अबाउट दैट. आई विल कम टू इंटरव्यू पार्ट लेटर. There are around 2 to 3 profiles where anyone can enter. The first thing is like a basic operation part, and the second thing goes as a support, जहाँ पे क्वालिटी सेक्शंस होता है, एंड थर्ड पार्ट जो होता है वो एचआर सेक्शन पर, जो आप बेहतर, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो. जो ऑपरेशंस है उसके लिए अगर आप एक नॉर्मल बीकॉम ग्रेजुएट हो, स्टिल वी कैन गो फॉर दिस थिंग.
या फिर उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन होगा जहाँ पे कोई एक्सपर्टीज होता है, जैसे एक्सपर्टीज डिपार्टमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज एक्सपर्टीज डिपार्टमेंट फॉर एक्चुअरी, टीए, सीएस। तो अगर आपने वो क्वालिफिकेशन किया है तो आप वो स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए जा सकते हो। या फिर इफ यू आर जस्ट अ प्लेन ग्रेजुएट, यू कैन इजीली अप्लाई फॉर ऑपरेशंस जॉब, यू कैन से अ बैक ऑफिस जॉब, आप बोल सकते हैं इसे। सपोर्ट अगर आपने कुछ स्पेशलाइज किया है, यानी व्हाइट येलो बेल्ट हो, व्हाइट बेल्ट हो, जो स्पेसिफिकली आता है क्वालिटी सेक्शन में, आप उसके लिए वहां पे अप्लाई कर सकते हो। और जो तीसरा सेक्शन है वो एचआर है, जहाँ पे वेजेस डिपार्टमेंट है। अगर आपने कुछ स्पेसिफिकली एचआर कोर्सेज किया है तो आप वो डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। ऑपरेशंस में एक चीज जस्ट टू ऐड टू व्हाट भाई सेड, देयर आर लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस, राइट? जैसे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, सिक्स सिग्मा के बारे में भाई ने बताया ही कि सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, आप सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। नाउ बिफोर आई मूव अहेड, लेट मी इंट्रोड्यूस आवर लास्ट पैनलिस्ट who joined a little late. Alhamdulillah, he's someone who is, is an example of how can you change your personality, your career, even after being from an Urdu medium. He's an inspiration to all of us. He is someone who is into marketing and retail, someone who is a student of Kari sir. And we fondly always tell him that we always love him to join the session whenever he can, and he does it whenever it is possible. So someone representing the marketing and advertising front in today's Ask the Expert section is Shahbaz Temkar. Shahbaz bhai, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Such a it's a challenging introduction, and I'm very humbled with your kind words. Alhamdulillah, it's been pleasure to join you all, but unfortunately वो थोड़ी traveling होती है, so मैं माजरत चाहूँगा that I could not join you guys early. And in fact, I landed, rushed hotel, and just came online. So Alhamdulillah, it's an honor and privilege to be part of such an honored team, and good to be part to a team which I love to represent. I love to be part of. I learn a lot from you all. मैं आप लोगों से काफी कुछ सीखता हूँ. So जी हाँ, marketing and brand management and retail advertising जैसे आपने कहा, I belong to उस division, उस department से मैं belong करता हूँ. तो कोई भी सवालात हो, अगर कोई भी questions हो which belongs to marketing side or communication side, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर तरीके से explain करूँ. जी. Inshallah ताला, I'll take those questions for you also, but थोड़ा सा मैं पहले आता हूँ कुछ क्वेश्चंस पे। एक क्वेश्चन है जो मैं दो लोगों से जवाब चाहूंगा, जिसका आतिक भाई और यामीन भाई से। एक सवाल है, someone is saying कि he is a candidate with 20+ years of experience in IT, okay, and he has worked in areas like IT manager, IT project manager, IT assistant manager, and so on and so forth. Request guidance, are LinkedIn Monster, are these LinkedIn Monster, Naukri, are these the right approaches to get a job, or there are other mediums also? Could you please suggest? This is a question. So experienced professional with 20+ years of experience in IT, what would be your answer to them? How can they search? So let's say कि experienced professional किस तरह से job search कर सकते हैं? तो मैं आतिक भाई से और फिर यामिन भाई से इसका जवाब चाहूंगा। आतिक भाई प्लीज। जी रजा भाई, देखिए, जब किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है तो ये जो वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पर जॉब हम सर्च करते हैं, वहाँ से जॉब सर्च करने से बेहतर ये होता है कि जो आजकल जो रेफरल जो चलते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज में होता ये है कि ये लोग डायरेक्टली ओपन अपने उस पोजीशन को, क्योंकि पोजीशन होता है एक, उस पोजीशन को वो लोग मार्केट में लॉन्च नहीं करते। वो लोग ऐसा ऑथेंटिक कैंडिडेट सर्च करने की कोशिश करते हैं जिससे वो बंदे का जो उनका रिक्वायरमेंट है वो बंदा वो पूरा कर सके। क्योंकि अगर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं अगर वो पोजीशन, तो आ जाएंगे तकरीबन 12 साल वाले भी, 15 साल वाले भी, 18 साल वाले भी, 20 साल वाले भी, तो वो लोग उसको जज नहीं कर पाते और उनके पास उतना टाइम भी नहीं होता एक साथ 50-60 इंटरव्यूज ले ले। तो वो लोग मार्केट में रेफरल थ्रू, जैसे इनकी कंपनी में वो लोग देखते हैं कि भाई आपकी कोई पहचानत में कोई ऐसा बंदा है जो कि XYZ एक्सपीरियंस रखता हो, इस एक्सपीरियंस के थ्रू उनको जॉब आसानी से मिल जाती है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। यामीन भाई, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द वेज? जी, वेरी वेल सेड बाय आतिक भाई। बहुत सही कहा उन्होंने कि एक तो ऑप्शन होता है रेफरल के लिए जाना,
right? And what we believe into MBA, being an MBA, एक चीज कहा जाता है, it's all about networking. How good is your network? Perfect. Yeah. Having an experience of 20 years, that means you are having a ample network between yourself, right? आप एक ऐसे इंडस्ट्री में 20 years का एक्सपीरियंस ले चुके हो जहां पे आपको एक इंडस्ट्री का कंप्लीट नॉलेज आ चुका है. That means you must be having any network जहां पे कॉम्पिटिटर कंपनीज भी रहेंगे, या जनरली कई ऐसे सेशंस या वर्कशॉप्स होते हैं या ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जहां पर आप दूसरे कंपनीज के कलीग्स को मिलते हो, वहां आपका एक नेटवर्किंग ग्रो हो जाता है. तो एक नेटवर्क बनने के बाद ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अप्रोच और कन्वर्सेशन हमेशा हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है. तो वी कैन यूज दैट नेटवर्क एज वेल. बहुत सही अतीक भाई ने कहा, फिर रेफरल कोड यूज हो सकता है. एंड ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे लिंक्डइन प्रोफाइल पर भी, वो भी यूजफुल होता है. इतना ज्यादा तो नहीं होता being into having in 20 years of experience, but yes, it can do help me, right? तो आपके पास multiple options होते हैं. Either you can go for referral, either you can go for your own contacts, network, or you can also have a good LinkedIn profile, जो बहुत अच्छे से हमारे एक सेशन पे उम्मीद ने किया था, जिसमें बताया था, जिसमें बहुत यूजफुल होता है कई बार LinkedIn जैसे प्रोफाइल्स पे, जहां पर आप इंटरेक्शन कर सकते हो, या एटलीस्ट आपको एक कंपनीज के प्रोफाइल के पर्सन्स तो मिल जाएंगे वहां पर जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो और आपके एक्सपीरियंस को आप शेयर कर सकते हो. ये मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. Thank you. Jazakallah, Yamin bhai. Just to add my points as the next with Ji Irfan bhai would want. Raza bhai, you please continue. Then I'll add something from my side as well. Please, maybe just to add my experience is, अगर आप networking is the key. Networking के लिए एक platform है LinkedIn. उस पे एक सेशन हमने किया था, टीम उम्मीद ने, शाबाश टेमकर भाई ने ही वो सेशन लिया था, हाउ टू यूज लिंक्डइन फॉर प्रोफेशनल बेनिफिट्स. मैं चाहूंगा कि आप यूट्यूब पर SDI चैनल पर जाइए और इस सेशन को जो है आप रिव्यू कीजिए. इंशाल्लाह ताला आपको उससे बहुत मदद मिलेगी. और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये एक सीक्रेट है जो आपको कोई नहीं बताएगा. The jobs that you see on LinkedIn, on Naukri, on Monster, or any other job sites are just 20% of the jobs available in the market. 20%. 80% जॉब्स कभी यहाँ पर आते ही नहीं. मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता हूँ. एक ऑर्गेनाइजेशन में अभी हम लीगल डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं, एक में ऑपरेशंस मैनेजर ढूंढ रहे हैं, 4 ऑपरेशन मैनेजर ढूंढ रहे हैं. एक भी प्रोफाइल नौकरी पर नहीं है. बिकॉज एज यू राइटली सेड, आतिक भाई ने कहा कि अगर एक पोस्ट कर देंगे तो इतने सारे इरेलेवेंट प्रोफाइल आ जाते हैं, अनक्वालिफाइड प्रोफाइल्स आ जाते हैं. सो कंपनीज डोंट वांट टू टेक दैट पेन. इसीलिए द की इज नेटवर्किंग, जिसके लिए आप लिंक्डइन यूज कर सकते हैं. लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डू दैट. और उसको यूज किस तरह से बेहतर तरीके से करना है वो शाहबाज भाई के सेशन में इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेगा. टू कंक्लूड दिस क्वेश्चन, इरफान भाई, योर फाइनल पॉइंट्स. Yeah, and most important is because of 20 years of experience in IT, at this stage, what you are giving to the society is also very important. To make use of LinkedIn, where you can put in your views, your ideas and your things, and generally networking में ये बहुत important होता है, because जब आप कुछ चीजें share करते हो, so people catch that. That is number 1. And number 2, for executive positions, there are executive headhunters. तो उस टाइप के जो हेड हंटर्स है उनसे कनेक्ट करिए, बिकॉज ये पोजीशंस जो है ये नॉर्मली naukri.com या उस चीजों पे अवेलेबल नहीं होती है. तो हैव कनेक्शंस विद द एग्जीक्यूटिव हेड हंटर्स. थैंक यू. दैट्स अ फैंटास्टिक आंसर. कि एग्जीक्यूटिव हेड हंटर्स होते हैं जो ऑफ कोर्स एक फी चार्ज करते हैं. आप उनके साथ अगर टच में रहे तो बहुत फायदा मिलेगा. नाउ कमिंग टू सलमान भाई विद दिस क्वेश्चन. सलमान भाई, वेरी बेसिक, वेरी जनरल, एक ऐसा सवाल जो हर इंजीनियर और उसके माँ बाप और उसके दोस्तों के दिमाग में होता है कि इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग सैलरी तो इतनी कम होती है. वेरी लो सैलरी इन इंजीनियरिंग. आफ्टर डूइंग 4 years ऑफ हार्ड वर्क, इतना मेहनत किया, JEE क्रैक किया, उसके बाद इंजीनियरिंग में दिन रात मेहनत किया और 4 साल काम करने के बाद मुझे 10,000, 12,000, 15,000 सैलरी मिल रही है. क्या मुझे ऐसा जॉब करना चाहिए एज एन इंजीनियर? प्लीज हेल्प अस विद दैट. Okay, so maybe I'll answer this very quickly in 2 parts. Generally, जैसे आपने बताया, बीटेक करने के बाद सैलरीज, अगर कोई भी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर आप करते हैं तो सैलरीज कम होती है. उसके पीछे एक बहुत बेसिक रीजन है.
अच्छा, ये मैं ये नहीं कह सकता कि हर ब्रांच में सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी कम होती है, ये ब्रांच टू ब्रांच भी वेरी करती है। मैकेनिकल वालों की कम ज्यादा होती है, आईटी वालों की ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट इन जनरल लोगों को देखा गया कि अपनी स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन से कम होती है सैलरी। वो सोचता है मुझे 10-12 हजार क्यों मुझे रख रहा है, इससे अच्छा तो मैं पापा का बिजनेस में काम करूंगा या खुद की दुकान खोल लूंगा। दिमाग में लोगों की कई आइडियाज आती है। पर उसका आंसर ये है कि इंजीनियरिंग में आपको थियोरेटिकल नॉलेज तो पढ़ाई जाती है 4 साल की इंजीनियरिंग में, पर जो प्रैक्टिकल आपको काम करना है वो तो आपको इंडस्ट्री में जाकर ही सीखना है। अगर कोई ऐसा इंजीनियर है जो बोलता है मैं 4 साल पढ़ने के बाद सीधा कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा और सीईओ की सैलरी उठाऊंगा, तो वो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उसने थियोरेटिकल नॉलेज लेके आया। अब ऑफिस में जाकर के या कॉर्पोरेट में जाकर के उसको उस थियोरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करना। तो हेंस बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, मेरी खुद की ऐसी कंपनी है, जैसा कि रजा भाई ने स्टार्टिंग में बताया कि मैं आईआईटी से हूं। इसका ये मतलब नहीं था कि मुझे कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट बड़ी पोजीशन पे चला गया। इम्पॉसिबल है होना। मुझे खुद को 2 साल मेरी कंपनी में एज ए ट्रेनिंग गुजारना पड़ा, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। कोई बुरी बात नहीं है ट्रेनिंग होना, बल्कि अच्छी बात है। यू कैन आस्क इवन सिली क्वेश्चंस व्हेन यू आर ए ट्रेनिंग। तो हर एक इंसान को ट्रेनिंग करना होता है, और उस ट्रेनिंग के वक्त कंपनी को पॉसिबल ही नहीं होता कि बहुत आपको हाई पे कर दे। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त कंपनी के लिए एसेट नहीं हो, एक तरह से लाइबिलिटी हो। मैं फाइनेंस के वर्ड यूज कर रहा हूँ, आई एम सॉरी हमारे फाइनेंस वाले भाई बुरा ना मान जाए, बट कंपनी के लिए आप एक लाइबिलिटी हो, उनको आपको सिखाना है। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते 2 साल 3 साल 5 साल, आप कंपनी के लिए एक एसेट बन जाते हैं, और आप कंपनी के लिए जैसे जैसे डिलीवर करते जाते हैं, आपके सैलरी का ग्रोथ लीनियरली या एट सर्टेन सिचुएशंस में कहता हूं एक्सपोनेंशियली हाई होता है। सो ऑनेस्ट एडवाइस, don't worry about the starting salary, start learning first, focus on learning then on earning. Thank you, Jazakallah. That's a fabulous advice, and I think this is something that we would like to tell all the freshers here. Don't focus on the salary, focus on profile. Of course salary एक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप फ्री में काम कर रहे हैं, आप सैलरी पे फोकस कीजिए, बट प्रोफाइल इज द की। प्रोफाइल पे आपको ज्यादा फोकस करना है। I'll come to निजामुद्दीन भाई, if he's here. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ऐसा होता है कि ऑपरेशंस इज फायर फाइटिंग एवरी डे। हर दिन एक नया चैलेंज है, हर दिन एक नया प्रॉब्लम है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कोई आया नहीं, कभी कुछ हुआ। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, और इसीलिए ऑपरेशंस प्रोफाइल में एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, जो इन जनरल भी पूछा जा सकता है एट हायर पोजीशन, टीम लीडर अप पोजीशन, कि हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेसफुल सिचुएशंस? What would be your answer to that, Nizamuddin bhai? How do you manage stressful situation? Can you manage stress? इस तरह के अलग सवाल होते हैं जी। Yeah, it's a very good point you had highlighted, Raza bhai. Thing is that जब इंटरव्यूअर ये पूछता है, आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो, how do you manage stress, या फिर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे काम करोगे? The best answer you can give is, first thing you can say that I will stay calm. बिकॉज आई नो, देखो प्रेशर में आदमी गलतियां ज्यादा करता है, बिकॉज उनको टारगेट्स अचीव करना है, उनको बहुत सारी चीजें टैग देखना है, बहुत सारी चीजें उनको उनके दिमाग में चलती रहती है। द फर्स्ट थिंग ही कैन से, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई विल बी लाइक, आई विल बी काम, आई विल बी स्टे फोकस ऑन द प्रोजेक्ट्स विच आई एम हैंडलिंग। जो काम मैं उस वक्त कर रहा हूँ, मैं उस पर फोकस रहूंगा। और एट द सेम टाइम, इफ देयर इज समबडी हु नीड्स हेल्प, कभी ऐसा होता है ना, आप टेंशन में हो बट किसी को आपकी जरूरत है, हेल्प चाहिए, तो आप उसके पास जाते हो, उससे कुछ बात करते हो, उससे कुछ सॉल्यूशन देते हो, तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ दैट डी स्ट्रेस, हाउ टू डी स्ट्रेस योरसेल्फ। और ये आप बोल सकते हो कि इफ देयर इज अ सिचुएशन जहाँ पे मुझे ज्यादा स्ट्रेस है, 9 वर्किंग आवर्स, 10 वर्किंग आवर्स, तो मैंने अपनी लाइफस्टाइल कुछ इस तरह प्लान की है कि आई डू रेगुलर एक्सरसाइज, आई प्ले स्पोर्ट्स टू कीप माई सेल्फ फिट एज वेल एज टू डिस्ट्रेस माई सेल्फ। So you can give this kind of answer. अगर आपको इंटरव्यू में पूछता है कि how do you manage stress, या आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे काम करते हैं? जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट वाज वेरी यूजफुल। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप सब लोग जो है ना, ये क्वेश्चंस और इसके आंसर्स नोट करके रख लीजिए। आपको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस एज एन एचआर से बता रहा हूँ, ये सारे पूछे जाते हैं, और ये सारों के जवाब अगर इस तरीके से आप देंगे तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी वेरी हाई, राइट? So coming to our next panelist, Nurul Hasan bhai. Nurul Hasan bhai, एक चीज है फाइनेंस में कि एप्लीकेशंस बहुत यूज करते हैं हम, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो टैली हो,
अभी तो पावर भी आ गया है, टैबलो यूज करने लग गए हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस आ गए। तो अब मुझे बताइए, बेसिक फाइनेंस में जब मैं जॉब के लिए जाता हूँ तो इंटरव्यू में मुझे कौन से एप्लीकेशंस के बारे में पूछा जाता है, पहला सवाल। और दूसरा, इसमें कितनी प्रोफिशिएंसी होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे पूछता है एक्सेल आता है, तो मैं बोलूंगा हाँ एक्सेल आता है। लेकिन कोई मुझे बोलता है वी लुकअप कर दो, तो लोग बोलते हैं वी लुकअप नहीं आता सर। अच्छा, मैक्रोज रन कर दो सर, मैक्रोज रन करना नहीं आता। तो एक्सेल आता है, इससे मतलब क्या मुराद होनी चाहिए? फाइनेंस में बेसिक रिक्वायरमेंट कितना एक्सेल, कितना टैली आना चाहिए? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। बेसिकली अगर अकाउंटिंग के जॉब के लिए जाना है तो टैली और एक्सेल ये दोनों चीज आना चाहिए। टैली आपको हेल्प करता है अकाउंटिंग के जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। मींस जनरली अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग कैसे होती है कि पहले जर्नल एंट्रीज करो, उसके बाद में उसका लेजर पोस्टिंग करो, फिर उसकी बैलेंसिंग करो और जाकर के ट्रायल बैलेंस बनाओ और उसके बाद में बैलेंस शीट बनाइए। बट टैली आपको क्या करेगा, व्हेन यू एंटर अ ट्रांजेक्शन इन अ टैली, वो ये सारे काम ऑटोमेटिकली आपको करके दे देगा। तो एक काम आपका होगा कि अगर आपने डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया टैली पे, तो वो आपका जो ट्रायल बैलेंस वाला काम था वो हो गया वहां पर। अब वो ट्रायल बैलेंस को लेकर के नो डाउट टैली में बैलेंस शीट भी बनता है, बट आजकल कैसे होता है कि कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट होती है, व्हेन यू वर्क इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो उनके अपने जो, बिकॉज बेसिकली द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013, तो उनके अपने नॉर्म्स होते हैं। वहां पर एक दिया है जैसे कि शेड्यूल 3, तो वी हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 3। तो वो जो शेड्यूल 3 को जो बैलेंस शीट बनानी है उसके लिए आपको एक्सेल आना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वो रेडी बैलेंस शीट आपको एनीवे टैली नहीं देगा। टैली में आजकल उन्होंने ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट की है, लेकिन फिर भी स्टिल वहां पर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक्सेल आना चाहिए। तो जैसे कि आपने बताया कि एक्सेल मीन्स एवरीथिंग यू शुड नो, मतलब मोटा मोटा जैसे कि आपने बताया पिवोट टेबल आनी चाहिए आपको, और ऐसे बहुत सारे यानी है वी लुकअप आने चाहिए आपको करने के लिए, पिवोट टेबल बनाने चाहिए, यानी एज एन जो एमआईएस के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें के लिए। और बैलेंस शीट बनाना, उसमें लिंकिंग वगैरह आनी चाहिए आपको, कि आप एक ऐसा सिस्टम आप डिजाइन कर सकते हैं बेसिकली जब हम काम करते हैं तो एक्सेल में, कि हमने बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, कैश फ्लो, फिर उसके शेड्यूल्स और वो ट्रायल बैलेंस से सारे फिगर्स आते हैं। तो बेसिकली वो इतनी आपको महारत होनी चाहिए आपकी कि आप अगर ट्रायल बैलेंस में एक बार फिगर पंच कर दें तो वो सारे फिगर ऑटोमेटिकली जाकर के अपने शेड्यूल से लिंक होकर के बैठ जाए। तो दैट इज कॉल्ड लिंकिंग आल्सो, मींस फिगर वहां से वहां ऐसे। तो बेसिकली आपको ये एक्सेल वगैरह तो, और बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलिए आप, या फाइनेंस में या अकाउंटिंग में, तो एक्सेल इज वेरी वेरी मच हेल्पफुल टूल्स डूइंग ऑल दिस थिंग्स। यानी इट विल सेव योर टाइम आल्सो एंड एवरीथिंग। एंड बेसिक जैसे कि आपने कहा दैट इज टैली। जो कि आपने बताया नूरुल हसन भाई, वो ये है कि कोर्स करना इंपॉर्टेंट नहीं, प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैंने कोर्स कर लिया तो मुझे आ गया। नहीं, फिर उसको आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी आजकल एक जो चीज है बहुत, जैसे इनकम टैक्स हो गया, ये टीडीएस के रिटर्न फाइल करना होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनके पास ह्यूज डेटा होता है टीडीएस रिटर्न के लिए, उसमें आपको फुल ऑफ एक्सेल एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड, एवरीथिंग यू हैव टू रिक्वायर। राइट, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आई कम टू सोहेल भाई। सोहेल भाई, यू नो, अभी हम टीचर्स की बात करें तो जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। प्राइवेट जॉब्स के लिए फिर उनका क्राइटेरिया हाई होता है, ऑफकोर्स गवर्नमेंट जॉब का, फिर प्राइवेट जॉब्स के लिए तो ये दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? कि गवर्नमेंट का कोई अगर है तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, प्राइवेट का कोई है तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? अगर आप मुख्तसर से वक्त में इसको बता पाए तो। जी इंशाल्लाह रज़ा भाई। प्राइवेट के लिए देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है वो इंटरव्यू के थ्रू आपको गुजरना होता है। उसमें आपके परसेंटेज इतने मायने नहीं रखते, जस्ट यू नीड टू बी अ क्वालिफाइड टीचर। ठीक है, आपने क्वालिफिकेशन पूरा किया है, सर्टिफिकेशन है, दैट्स इट। आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा और आपका डेमो चेक किया जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट टीचर्स के जॉब होते हैं उनका इंटरव्यू नहीं होता है, बल्कि उनको एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने होते हैं जो गवर्नमेंट, जस्ट फॉर एग्जांपल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हर स्टेट की टीईटी एग्जाम्स होती है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने वो क्वालिफाई कर लिया तो यू आर द एलिजिबल। इसके अलावा सीटेट होता है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये अगर आपने पास किया तो आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और इसके मार्क्स तीनों के कंबाइंड करके अगर आप उनके क्राइटेरिया में बैठ रहे तो उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। जी जज़ाकल्लाह। एक फॉलो अप क्वेश्चन इस पे मैं लेना चाहूंगा कि एज अ टीचर, एज समवन हु इज टीचिंग इन प्राइवेट स्कूल और
any unneeded school, ठीक है, what is the basic expectation? जैसे हमने अभी देखा Excel आना चाहिए, Tally आना चाहिए for if you get into commerce, right? Apart from teaching skills, कोई और चीज है? क्योंकि अभी डायनामिक्स चेंज हो गए, अब ऑनलाइन भी लेक्चर आपको लेना पड़ रहा है, अब आपको बहुत सारी एक्टिविटी करने पड़ रही है, बहुत सारे स्कूल में 3D बोर्ड्स आ गए हैं, कोई और चीज है जो आपको आनी चाहिए अभी के सिनेरियो में? जी करंट सिनेरियो में ये देखिए रजा भाई, ज्यादा करके स्कूल के जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन चल रहे हैं, तो बहुत से बार ऐसा होता है कि टीचर्स आर क्वालिफाइड इन द प्रोफेशन बट वो टेक सेवी नहीं है, तो आपको पीपीटी बनाना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आपको ऑनलाइन टूल्स, आप कितने अच्छे तरीके से कौन से टूल्स प्रेजेंट कर सकते हो और टीचिंग को और कितना इफेक्टिव बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं देन इट इंक्रीजेस योर सिलेक्शन चांसेस इन द करंट सिनेरियो। Jazakallah, thank you so much. This brings me to my next question with Mr. Shahbaz Temkar. Shahbaz bhai, retail is the worst hit market after tourism, right? What do you suggest? इस वक्त किसी को रिटेल में एंटर करना चाहिए एज अ करियर? बहुत सारे बच्चों ने अभी कर लिया है, बहुत सारे पढ़ाई तो क्योंकि अभी नहीं शुरू की होगी उन्होंने, पढ़ाई पहले की होगी, 2-3 साल पढ़ाई कंप्लीट करने में भी लगते हैं, तो पेंडेमिक उनको आइडिया नहीं था। अब आपका सजेशन क्या है? Should they change their career? Should they go ahead, proceed? What is it that you want to get them? Oh, not at all. Not at all. I think retail is the one of the worst hit industry during the pandemics. But मेरा ख्याल है it will come back, and when it will come back, it will come back stronger. I'll give you an example. जो European nations है या EU है, I'll talk about European Union nations. वहाँ पे there is a trend that when the lockdown opened, जो सेल्स थे, जिसको प्री पैंडेमिक सेल्स हम कहते हैं, उसको अचीव करने के लिए 22 डेज लगे ऑन एन एवरेज। सो अगर एक ब्रांड 100 करोड़ का सेल कर रहा था पर मंथ, जब लॉकडाउन खुला वहां पर 22 दिन के अंदर जो नंबर्स थे वो बिल्कुल उसी इक्विवेलेंट आ गए। तो इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम के हालात कब ठीक होते हैं। नो डाउट इट्स अ टफ टाइम, बट इट्स अ टफ टाइम फॉर अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज। काफी सारे इंडस्ट्री इस चीज से गुजर रहे हैं, बट मेरा ख्याल है जो हमने यूरोप में देखा, जो बाकी दूसरे कंट्रीज में हमने देखा है, इंडिया और एशिया की हम बात करें तो थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट हमको हुआ। वी ऑलरेडी वेंट थ्रू जो कहते हैं थर्ड वेव हमारी आने वाली है, सेकंड वेव हमारी जा चुकी है, तो उसलिए काफी सारे कंपनीज थोड़े कॉशियस है। But having said that, hiring is back. Raza bhai, I tell you, my company is hiring. There are a lot of other companies who are hiring. Retail is back to hiring because उनको पता है हायरिंग हमारी ऐसी होती है कि वी स्टार्ट हायरिंग नाउ सो दैट इन अ कपल ऑफ मंथ्स व्हेन थिंग्स विल बी नॉर्मल, चीजें हम वी विल बी रेडी टू फेस द म्यूजिक एज दे कॉल इट। तो ये मेरा ख्याल है कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। पूरी दुनिया इस दौर से गुजर रही है, इट्स अ टफ टाइम, बट एज वी ऑल नो कि हम सारे सेकंड डोसेस की तरफ जा रहे हैं, एंड जब द मोमेंट वो चीजें थोड़ी बेहतर हो, रिटेल विल बी बैक एंड बैक विद द बैंग एज दे कॉल इट। So मेरा ख्याल है it's just the matter of time, but nobody needs to worry too much. जो आपने फील्ड चूज की है बहुत अच्छी फील्ड है, just stick to it. जी, Jazakallah. Just to top up on this, Irfan bhai. जी, yes please. Absolutely, and I agree with Shahbaz bhai. But what you should do is how you can make most of this opportunity. Along with retail, e-commerce is growing. Okay, so the fundamentals of marketing will not change. Try and see how you can utilize your knowledge into other domain such as e-commerce and use that as an opportunity also. So every opportunity or every adversity is an opportunity. So make use of that. But Irfan bhai, e-commerce is a division and retail is an industry. Yes. So e-commerce will fit in not only in retail but into multiple fields as well. So जैसे हमने देखा है, it's a phenomena of digital era. So डिजिटल वालों ने तो हर जगह अपनी पहचान बना ली है, be it retail, be it other industries. In fact, I'll speak about automobile. A lot of digital people have taken initiative into automobile industry. So I totally agree with you, Irfan bhai. It's a time to strengthen your e-commerce understanding. You'll have a better chance in retail, definitely. Thank you so much. Thank you, Shahbaz bhai. Thank you, Irfan bhai, for the insight. Coming to Yamin bhai. Yamin bhai, PhD मैंने की, ठीक है, तो मेरी जॉब में क्या इंक्रीमेंट होता है, मतलब क्या फायदा होता है? क्या पीएचडी आदमी सिर्फ अपने नाम के आगे डॉक्टरेट के लिए करता है, या इसमें जॉब में क्या फायदा? मतलब मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में जो सवाल होता है कि पीएचडी करने वाला टीचर बन जाता है,
राइट? या तो पीएचडी करके टीचर बन जाओगे या साइंटिस्ट बन जाओगे। लेट्स से आई एम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, मैं मास्टर्स कर चुका हूँ और मैं पीएचडी मास्टर्स इसके बाद कर सकूँ, तो मेरे प्रोफाइल में एनहांसमेंट क्या आएगा? What do I get as an enhancement in profile if I do PhD? Please answer this. Right. So इसको मैं दो पार्ट में आंसर करना चाहूंगा रजा भाई। फर्स्ट इज इफ यू बिलोंग टू एजुकेशन इंडस्ट्री, उनके लिए आंसर अलग हो जाएगा। एंड इफ यू बिलोंग टू अदर देन एजुकेशन इंडस्ट्री, अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए बिलोंग करते हो तो आपको एक चीज व्यूअर्स को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड मैंडेटरी, जो कि 2019 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें बताया गया था ऑल द लेक्चरर्स हैव टू क्वालिफाई और कंप्लीट देयर पीएचडी विद इन 3 इयर्स। इफ दे आर नॉट कंप्लीटिंग देयर पीएचडी इन 3 इयर्स तो उनको जॉब से आइदर उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, और एज अ फ्रेशर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एज अ लेक्चरर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर पीएचडी, जिसको और 3 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। मगर 2021 में रिसेंटली 3 मंथ्स बैक एक रेजोल्यूशन और पास किया गया जिसमें दे हैव मेड कंपल्सरी यू हैव टू बी आइदर कंप्लीटेड योर नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और यू हैव टू बी यू हैव डन योर पीएचडी। तो आइदर ऑप्शन रखा है नेट और पीएचडी, और कुछ जगहों पर दे हैव मेड मैंडेटरी नेट प्लस पीएचडी रहना जरूरी है इफ यू वांट टू बी अ लेक्चरर। वन थिंग, राइट। सेकंड थिंग, अगर हम नेक्स्ट पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अगर ऐसे जो एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं तो पीएचडी उनके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। देखो बेसिकली पीएचडी का पर्पस होता है एक ऐसा रिसर्च करना जो अभी तक किसी ने नहीं किया, एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक में एक ऐसा रिसर्च और इतना थरो नॉलेज आपको होना चाहिए उस फील्ड में जो और किसी को ना हो। आप वर्ल्ड को क्या नया क्रिएट करके दे रहे हैं, आइदर इट इज अ थ्योरी और अ प्रैक्टिकल पार्ट, आप ऐसा कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कुछ नया डेवलप कर रहे हो जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ग्रो करने पे हेल्प कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पीएचडी। तो पीएचडी एक तो एजुकेशन के प्रमोशन पर्सपेक्टिव से या फिर एडमिशन पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। सेकेंड चीज, एक पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है जहां पर आपका एक इंटरेस्ट है कि आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है और आप दुनिया को कुछ नया कॉन्सेप्ट देना चाहते हो, इसके लिए भी लोग पीएचडी करते रहते हैं। जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। रिसर्च वाला एस्पेक्ट मैं पर्सनली फील करता हूँ कि हम सबको करना चाहिए। स्कूल में ये सिस्टम होता है, मैं पेरेंट्स और टीचर्स और जो हमारे बच्चे देख रहे हैं उनको ये बताऊं तो स्कूल में एक रिसर्च प्रोजेक्ट दिया जाता है और आप लोग क्या करते हैं, आप साइबर कैफे में जाते हो, उसके पास ऑलरेडी 10 बच्चे आके नोट्स बना के लेकर गए होते हैं और वो वही प्रिंट आउट निकाल के आपको दे देता है और रिसर्च का आर भी उसमें इंक्लूड नहीं होता, राइट। आप यकीन नहीं मानेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी पे ही मतलब एक पूरा टॉपिक ही रिसर्च मेथोडोलॉजी, इस पे आप इतना सब कुछ पढ़ सकते हैं कि किस टाइप की रिसर्च होती है, कितने टाइप, व्हाट इज प्राइमरी रिसर्च, व्हाट इज सेकेंडरी रिसर्च, हाउ डू यू कलेक्ट डेटा, व्हाट इज सैम्पलिंग, देयर आर सो मेनी थिंग दैट यू कैन डू इन रिसर्च। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो हैप्पी कि हमारे पैनलिस्ट ऐसे ऐसे टॉपिक्स जिसपे आज की टीम को, आज के यूथ को फोकस करना चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम एम्प्लॉयबल, एम्प्लॉयड नहीं एम्प्लॉयबल बनने पे जो फोकस करना चाहिए वो कर रहे हैं। इस पे एक छोटा सा फॉलोअप क्वेश्चन मेरा सोहेल भाई से होगा। I can't see him in the panel right now. I'll come back to that question again. Meanwhile, Salman bhai, I have a question for you. आपने एक बहुत important aspect touch किया था कि students take campus interview casually. तो कैजुअल नहीं होने के लिए, प्रिपेयर्ड होने के लिए क्या करना चाहिए? राइट, सो जो स्टूडेंट्स अभी इस वक्त कैंपस में, 2-3 एडवाइसेस बहुत क्विकली मैं उनको दूंगा कि वो अब सबसे पहले तो जैसा कि हमने ऑलरेडी मेंशन किया कि आपके रेज्यूमे आपको एक अच्छा बनाना है। दूसरी चीज स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट इज उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। मैंने बहुत ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कहीं से कॉपी करके ले आते हैं, या पिछले साल सीनियर ने कुछ बनाया था तो उसकी ही थीसिस लेकर के बस सबमिट कर दी, या तो कहीं से गूगल किया, थोड़ा यहाँ से चुराया, थोड़ा वहां से चुराया और लेके दे दिया। पर इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनको प्रोजेक्ट एक बनता कैसा है। देखिए इस प्रोजेक्ट में सिर्फ आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाए फाइनल ईयर में, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, बट कम से कम आप अपने बेसिक माइंड का, इनोवेटिव माइंड का यूज करें, अपने माइंड को यूज करने में डालें, ना कि कॉपी करने में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन ऑर्डर टू क्रैक एन इंटरव्यू, और रजा भाई मैं आपको एक बात बताऊं, इंजीनियरिंग में जब फ्रेशर्स जाते हैं जॉब्स ढूंढने के लिए, तो उनको सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है, बताओ आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे बनाया था।
जी जी ये मेरा मोस्ट कॉमन। क्वेश्चन है। मैं कभी भी किसी का इंटरव्यू लेने जाता हूँ तो ये टॉपिक पूछता ही पूछता हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे मतलब जब जो उनको लगता है कि फॉर एग्जांपल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैंने थर्मोडायनेमिक्स से बनना है, तो उस वक्त उनको लगने लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स के बारे में मुझे सब कुछ पता है जब वो एक प्रोजेक्ट बना लेते। पर ऐसा नहीं होता, उनको कई सारी एस्पेक्ट्स उनको बताए जाते हैं कि आपको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, इस पे भी आपने फोकस करना है। हेंस टू कंप्लीट और टू हैव अ गुड कैंपस इंटरव्यू, फोकस ऑन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। Thank you so much. To top this question, Yamin sir. जी बहुत अच्छे से बताया भाई ने। मैं और एक चीज पे चाहूंगा, रेज्यूम से स्टार्ट करना है, बहुत अच्छे से सलमान भाई ने बताया, मगर रेज्यूम के लिए स्पेसिफिकली कुछ सेशंस होते हैं, राइट। आपको रेज्यूम राइटिंग पहले प्रॉपर्ली समझनी पड़ेगी, राइट। जैसे इरफान मैंने बताया था, 1 पेज रेज्यूम आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, जिसमें आपको हर एक आपके 20 इयर्स के करियर को 1 पेज में सम अप करना है, वो बहुत प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा। साथ में इंटरव्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली कुछ अच्छे कॉलेजेस मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करवाते हैं, और मेरे स्पेसिफिक कॉलेज जहां से मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया है, वी यूज्ड टू हैव 6 मंथ्स ट्रेनिंग फॉर इंटरव्यू, राइट। तो इंटरव्यू की ट्रेनिंग्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। मीनवाइल उसके साथ साथ इंटर्नशिप्स आपने कहां पर की है अपना ग्रेजुएशन या पीजी करते समय, जैसे सलमान भाई ने उसको बहुत अच्छे से आगाह किया था कि आप इंटर्नशिप कहां से की है, उसके ऊपर फॉर श्योर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको आपको थरोली प्रिपेयर करना चाहिए। इंटर्नशिप के बाद आप जहां अप्लाई कर रहे हो जिस कंपनी में, उस कंपनी का आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत प्रॉपर्ली से करना पड़ेगा कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, कंपनी का रैंकिंग कैसा है इंडस्ट्री में, कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन से, उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका जॉब प्रोफाइल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसको आप प्रॉपर्ली स्टडी करना पड़ेगा कि आपका जॉब प्रोफाइल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए कौन से क्वालिटीज रिक्वायर्ड है और आपके अंदर क्या वो क्वालिटीज है, ये भी आपको जानना जरूरी रहेगा। Jazakallah. Salman bhai, you want to add Yeah. something? One point just to add about interviews, क्योंकि हमारा सेशन ही इंटरव्यू के बारे में और इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स कभी मिस नहीं करना। ऑल्सो टू फोकस ऑन मॉक इंटरव्यूज। मॉक इंटरव्यू एक तरह से प्रैक्टिस सेशन की तरह होते हैं, जैसे क्रिकेट में फाइनल मैच खेलने से पहले एक प्रैक्टिस सेशन होता है, उसी तरह से there is something called as mock interviews. Of course, Radha bhai can explain that in much detail, but don't take mock interviews also very lightly. जज़ाकल्लाह। मैं इसमें भी बोलना चाहूंगा, इसमें भी एक सेशन हमने किया हुआ है, मैंने और इरफान सर ने ये सेशन किया हुआ है, उसकी भी वीडियो आपको एसडीआई चैनल के वीडियोस में मिल जाएगी, तो आप लोग प्लीज उसको देख लेना। मैं क्विकली करता हूँ, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे पास। आतिक सर, आपके लिए क्वेश्चन है। आतिक सर, आई हैव 5 years of experience as desktop support engineer and L2. Now I want to move in clouds. What courses should I do? This is a question from our viewer Sadir Ahmed. These days, actually, 2 markets are booming. One is Azure, another is AWS. तो ये दोनों क्लाउड में मूव होने के लिए आपको, ऑफ कोर्स साथ में गूगल भी है, तो ये तीनों के लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स आपको सीखना पड़ेगा। डेस्कटॉप के आप L2 जरूर हैं, लेकिन आजकल कोई भी ये साइट इंजीनियरिंग पे आजकल कोई फोकस इसलिए नहीं करता क्योंकि इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, और वो इन्वेस्टमेंट कंपनी आजकल कर नहीं रही है, क्योंकि जो सर्विसेज उनको क्लाउड में एक्चुअली मिल जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म है सर्विस मिल जा रहा है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्विस मिल जा रहा है, तो ये सारी चीजें जब वो प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर्स ज्यादातर इसके लिए ज्यादा इसके ऊपर झपट पड़ते हैं कि, लेकिन सब में अगर क्लाउड में आप जाना चाहते हैं तो एक माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, दूसरा है आपका AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज, और तीसरा आपका गूगल क्लाउड सर्विसेज। तो तीनों में एक कंपटीशन है, तो आप कोई एक कर लीजिएगा, और सबका लॉजिक एक ही है। अगर आप एक करते हो, ऐसा नहीं है कि आपको एज्योर में आपको जॉब नहीं मिलेगा, अगर आप एज्योर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको गूगल में जॉब नहीं मिलेगा। ऐसा है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लाउड सर्विसेज की आ जाती है तो आप तीनों में भी आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इनिशियली एक सवाल किया गया था, तो इफ वी फाउंड एज ट्रेनेबल, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी ऑलरेडी है, और उसके बाद फिर आपको थोड़ी बहुत 1 महीने की या फिर 1 हफ्ते की ट्रेनिंग देने के बाद अगर आपको वो लोग अब्सॉर्ब कर सकते हैं तो वो लोग इजीली आपको ले लेंगे, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी है। आपको बेसिक्स पे उनको तवज्जो दिलाना नहीं है, आपको बताना है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ऐसा काम करता है, और आपको क्योंकि XYZ मालूम है, तो इसके बाद फिर ये चैप्टर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये तीनों अलग अलग कोर्सेस, तीनों अलग अलग कोर्सेस है, ये अलग अलग कंपनीज है। जैसे कि जी हाँ, जैसे कि डेस्कटॉप में भी आप देखते हैं कि HP के डेस्कटॉप अलग है और
डेल का अलग है, लेकिन सब ये एक ही क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट है। जी लेकिन साथ में उसका कॉम्पिटिटर है iOS, यानी एप्पल मैक के जो है। तो Right. दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। मैक में आपको राइट क्लिक जो होता है, यहाँ पे विंडोज में आपको लेफ्ट क्लिक होता है। मैक में आपको स्क्रॉल अप करना होता है, यहाँ पे जी। स्क्रॉल डाउन करना होता है। तो जैसे थोड़ा वो सिमिलैरिटी रहती है उसके अंदर, तो आपको फोकस उस पे करना चाहिए जी। जो कोई एक ले लीजिएगा। जैसे कि हम्म। आप गूगल क्लाउड सर्विसेज पे आप करते हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि जो फ्री कोर्सेज आजकल ऑनलाइन बहुत ज्यादा है, अगर आप देखोगे आपको उर्दू में भी मिल जाएंगे, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट आपके इंग्लिश में क्लियर नहीं हो पाते वो आप उर्दू में कर सकते हैं। एक बेहतरीन वेबसाइट है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, उर्दू IT अकेडमी। इसमें आपको तीनों भी मिल जाएंगे, गूगल के भी मिल जाएंगे, एजर के भी मिल जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट के, और आपको Amazon वेब सर्विसेज AWS भी मिल जाएंगे। तो आप देखिएगा जिसमें आपको ज्यादा आसानी से समझ आए आप वो कर लीजिएगा। तो सगीर भाई वेबसाइट का नाम फिर से एक बार अतीक भाई। जी, यूट्यूब पे आप टाइप करेंगे उर्दू IT अकेडमी। उर्दू IT अकेडमी, इट्स अ चैनल ऑन यूट्यूब। इट्स अ यूट्यूब चैनल, करेक्ट। YouTube channel. Okay, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट वाज रियली वेरी हेल्पफुल। एक और सेशन हमने क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी किया है टीम उम्मीद ने, सलमान भाई ने होस्ट किया था, एंड वी हैड अदीक भाई फ्रॉम US हु कंडक्टेड दिस सेशन। सो आप वो भी देख सकते हैं। देखिए आप देखिए जिस टॉपिक पे बात हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह टीम उम्मीद ने कम से कम एक सेशन उस पर ऑलरेडी कर रखा हुआ है। अगर आप टीम उम्मीद के ही सेशंस जो SDI चैनल पर अवेलेबल है, फेसबुक पेज है हमारा SDI उम्मीद नाम से, वहां पर आप सर्च करेंगे तो आपको इन सब चीजों का बहुत फायदा होगा। कमिंग टू द फाइनेंस टीम, नूरुल हसन भाई, इरफान भाई एंड निजाम भाई, आप तीनों में से एक एक करके इस चीज को आंसर कर सकते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन दैट हैज कम फ्रॉम ऑडियंसेस एंड आई विल जस्ट रीड इट आउट फ्रॉम इट। इट सेज दैट व्हाट शुड अ फ्रेश CA equip to crack job in Gulf countries? एक फ्रेश CA को कौन सी चीजें आनी चाहिए इन ऑर्डर टू क्रैक जॉब इन गल्फ कंट्री? मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। पहले मैं डोमेस्टिक मार्केट भी लूंगा, मतलब अपने जवाब में इस तरह से देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, और इंटरनेशनल मार्केट में, नॉट जस्ट गल्फ बट इंटरनेशनल मार्केट में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो नूरुल हसन भाई, विल स्टार्ट विद यू। ओके, अगर किसी ने अभी फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो बेसिकली उसका इंटरेस्ट कौन से एरिया में है? अकाउंटिंग में है, फाइनेंस में है, टैक्सेशन में है? अगर वो गल्फ में जाना चाहता है तो आई थिंक गल्फ में टैक्सेशन का तो इतना कोई ज्यादा खास स्कोप नहीं होता उसमें। वहां पर मेनली ज्यादातर जैसे दुबई ले लो तो वहां पर IDT का जो स्कोप ज्यादा है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, तो उसको वहां फोकस करना चाहिए। बेसिकली उसको पहले डिसाइड करना है कि मुझे किस चीज में जाना है, एंड अकॉर्डिंगली ही हैज टू प्रिपेयर हिमसेल्फ। या अकाउंटिंग में जाना है तो उसको अकाउंटिंग में यानी ज्यादा मेहनत करनी होगी, टैक्सेशन में जाना है तो टैक्सेशन में, और उसको इंटरनेशनल लॉज वगैरह पता होना चाहिए। बेसिकली अगर मेनली उसको टैक्सेशन में ही जाना है चार्टर्ड अकाउंट, तो ही मस्ट नो द इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो अभी एक्चुअली जो टैक्सेशन का पार्ट ही था, बट अभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसको एज एक अलग से सब्जेक्ट ही बना दिया, एक पेपर ही हो गया उसका, इंटरनेशनल टैक्सेशन बेसिकली। जज़ाकल्लाह। इरफान भाई, योर इनपुट्स ऑन दिस। I think instead of framing the question as job in Gulf, probably one should understand कि what is their interest. Because क्या है कि आज आप गल्फ बोल रहे हो, कल चल के गल्फ की पोजीशन ठीक नहीं होगी तो आप बोलोगे यूरोप, फिर आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया। तो थिंक अबाउट व्हाट इज इंटरेस्टिंग यू, आपका क्या इंटरेस्ट किस चीज में, किस फील्ड में। एंड नूरुल हसन भाई ने बहुत राइटली स्टार्ट किया कि आप पहले सोचो कि आपका इंटरेस्ट क्या है। क्या आप ऑडिट में करियर बनाना चाहते हो, क्या आप फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हो? इनफैक्ट एक CA एक IT फील्ड में भी करियर बना सकता है। तो पहले आप अपना इंटरेस्ट क्लियर करिए, एंड बेसिस दैट देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, एंड यू कैन परस्यू दैट। ओके, इस पे एक फॉलोअप क्वेश्चन है, एनी मॉक वेबसाइट टू प्रैक्टिस CA इंटरव्यूज और क्वेश्चंस, एनीथिंग डू वी हैव एनी जिस पे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं? to me the best mock is you go you ask your friend to do a mock test. See, जैसे मैंने पहले बताया था, या जैसे रजा भाई ने बताया था कि मॉक इंटरव्यूज जो है वो एक ऐसा पेपर है जिसके क्वेश्चंस ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। तो यू टेक आउट दोस क्वेश्चंस, आस्क योर फ्रेंड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सेशन को, आपके मॉक इंटरव्यूज को आप रिकॉर्ड करो, एंड देन ऑब्जर्व योर रिकॉर्डिंग कि कहाँ कहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है, कहाँ आपका आई कांटेक्ट मिस हो रहा है, कहाँ पे आप फिलर वर्ड्स यूज कर रहे हो, कहाँ पे आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, एंड देन यू करेक्ट दैट।
there is no particular website that I would suggest. Your best website is your friend or maybe a professional, or connect with SBI Right. Umeed. But we can Definitely, definitely correct. provide you one of our career counselors who can do a mock interview for you. Thank you. जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, इस पे थोड़ा सा क्विक टॉप अप लेने के लिए I'll go to Shahbaz bhai and Yamin bhai. Shahbaz bhai, your inputs on this? I have something else to speak, Raza bhai. In a 1 minute, I'll tell you. मेरे ख्याल से थोड़ा सा confusion यहाँ पे ये हो रहा है कि एक marketing वाला क्या IT में काम नहीं कर सकता? He can. So how I put it across is this is a combination of your expertise and your interest. I'm a marketing person. That's my expertise. My interest is in sports. So I can be a marketing person with a cricket team who's into sports. I can be Sports a marketing manager or sports brand Exactly. manager, anything. Exactly. Yes. तो काफी लोगों को कंफ्यूजन वो हो जाता है. इंडस्ट्री बहुत सारे हैं. There is automobile, there is IT, there is e-commerce, there is finance companies. उसके अंदर भी मार्केटिंग वाले होते हैं. So you have to understand. So I keep it this way कि आपकी जो एक्सपर्टीज है, फॉर एग्जांपल आई एम एन MBA इन मार्केटिंग एंड एन एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट. ये मेरी एक्सपर्टीज हो गई. अगर मेरा इंटरेस्ट एक IT में है तो मैं मेरे जो सर्विसेज है मार्केटिंग वाले वो मैं IT इंडस्ट्री में भी दे सकता हूँ, वो मैं ऑटोमोबाइल में भी दे सकता हूँ, वो मैं बाकी इंडस्ट्री में भी दे सकता हूँ. सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. वन शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड. इट्स जस्ट दैट इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी. ओके, ये आई थिंक दिस वाज नीडेड. यामीन भाई जी, जहाँ तक मैं और क्वेश्चन समझ पा रहा था कि CA के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है गल्फ कंट्रीज में, राइट? जी। तो उससे रिलेटेड अगर मैं आंसर करूँ तो अगर आप टैक्सेशन फील्ड में ही रहना चाहते हो तो आपके लिए दो बेस्ट न्यूज है. फर्स्ट न्यूज ये है कि ICAI जो कि पेरेंट्स बॉडी होता है CA के लिए, राइट? जो CA का कोर्स रन करता है वो इंडिया में ICAI बॉडी है. उन्होंने एक ICAI दुबई चैप्टर लॉन्च किया है. स्पेसिफिकली दुबई में अगर मैं आपको सेकंड गुड न्यूज बताऊं तो UAE में एज सच टैक्सेशन बहुत ज्यादा नहीं थे. अभी रिसेंटली पिछले 1-2 सालों में UAE VAT लॉन्च किया गया, व्हिच इज वेरी सिमिलर टू इंडियन GST सिस्टम. कोई अगर थोड़ा नॉलेज ले चुका है बीइंग अ CA, ही इज हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ CA इन टैक्सेशन, GST का उसको बहुत अच्छे से नॉलेज है. तो बहुत कम स्टडी करने के बाद वो UAE के VAT का भी रिटर्न फाइलिंग कर सकता है, कंप्लायंस कर सकता है. और उसके लिए अथॉरिटी के लिए ICAI ने एक दुबई चैप्टर लॉन्च किया स्पेसिफिकली, जिसका एक वेबसाइट भी है ICAI-Dubai.org. वहां पर आप एनरोल करोगे तो आपको एफएक्यूज में काफी आंसर्स वहां पर मिल जाएंगे. और कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज है UAE VAT से रिलेटेड जो कई CA मेरे फ्रेंड्स हैं जो दुबई अप्रोच जा चुके हैं या UAE में जा चुके हैं और वहां पर वो अपनी सेकंड ऑफिस चालू कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर वो UAE VAT के रिलेटेड कंप्लायंस करके दे रहे हैं. और ICAI चैप्टर उसके लिए ऑथराइज करने का भी काम कर रहा है. तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा. Thank you. Jazakallah, Yamin bhai on this. I'll go to Nizamuddin bhai. Nizamuddin bhai, एक सवाल जो नॉर्मली आता है इंटरव्यूज में, ठीक है, टीम मैनेजमेंट से रिलेटेड, टीम लीडर से रिलेटेड, कि हाउ कैन यू बिकम अ गुड टीम लीडर? आर यू अ टीम लीडर? ठीक है, आर यू अ टीम लीडर? आर यू गुड टीम मैनेजर? टीम किस तरह से मैनेज करते हैं? वेरी कॉमन क्वेश्चन एट द सीनियर पोजीशन. सो what is the best answer, not the best answer or a right answer, whatever you can suggest us, कि क्या बेस्ट एक कैंडिडेट बोल सकता है जिसके बेसिस पे उसकी सिलेक्शन होगा? थैंक यू रजा भाई. आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन होता है कि जैसे हाउ यू कैन बी अ गुड टीम मैनेजर और टीम लीडर. द बेस्ट आंसर इज लाइक समथिंग लाइक, अगर आप उनको ये बताना है फर्स्ट थिंग कि आपकी जो प्रीवियस कंपनी है जहाँ पे आपने अपना कुछ वक्त गुजारा है, तो वहाँ पे आपने कैसा परफॉर्म किया है, हाउ यू हेल्प अ टीम टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी और वेरियस चीजें होती है. आपने ऐसा क्या किया कि आपकी जो टीम है वो बेहतर काम करने लगी, जिसकी वजह से आपको एज ए बेस्ट मैनेजर कहा गया, या आप सोचते हो कि मैं एज ए बेस्ट मैनेजर तो मैंने अपनी टीम से क्या काम करा है, मैंने ऐसे कौन से टूल्स इंप्लीमेंट किए, ऐसी कौन सी टेक्निक्स वहाँ पे स्टार्ट की जिसकी वजह से मेरी टीम बेटर परफॉर्मेंस करने लगी. तो आप उनको ये बता सकते हैं कि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से कि मैंने ये टूल्स ये टेक्निक्स इंप्लीमेंट किए जिससे मेरी टीम को फायदा हुआ और हम लोग एक बेहतरीन टीम बन के आगे आए. एट द सेम टाइम ये तो आपका हो गया सक्सेस. एट द सेम टाइम आपको ये भी बताना है कि आपके फेलियर्स क्या थे. यानी आपने जो फेलियर्स थे उसको आपने किस तरह कन्वर्ट किया सक्सेस में.
तो ये जब आप ये चीज बताते हो तो जो इंटरव्यूअर होता है उससे एक ये चीज पता चलती है कि यू गॉट सम पर्सनालिटी, यू गॉट सम कैरेक्टर इन यू, कि आप फेलियर को भी कैसे सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज आप जब आप बताओगे तो आई एम वेरी श्योर जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे क्वाइट इम्प्रेस होगा। ये बहुत ही और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अभी निजाम भाई ने टच किया है कि हाउ डू यू कन्वर्ट योर फेलियर। अगर आप इंटरव्यू में ये बोलेंगे ना कि मैं तो कभी फेल ही नहीं हुआ, तो आप इंटरव्यू में फेल हो गए। एग्जैक्टली तो आप इंटरव्यू में फेल हो गए, आपको कोई जॉब नहीं दे रहा। तो आप सबको पता है सब फेल हुए हैं, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो खुद बहुत बार फेल हो चुका है, तब जाके आपसे बड़ी पोजीशन पर बैठा है। तो आपको ये बताना है कि अपने फेलियर को किस तरह से कन्वर्ट किया। इसी का एक सिनोनिम अगर मैं लूं, लोग पूछते हैं व्हाट इज योर वीकनेस, एग्जैक्टली यस, एंड पीपल मतलब ऐसे फैंसी आंसर्स आते हैं, इतने फैंसी आंसर्स आते हैं। आजकल ट्रेंड निकला है निजाम भाई, वो आजकल आप पूछ लो किसी को कि व्हाट इज योर वीकनेस, तो बच्चा बोलता है आई एम अ परफेक्शनिस्ट। This is how it's, I have no idea. Yeah, I have no weakness. But I have no idea how is this supposed to be a weakness. अब मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज योर वीकनेस, स्ट्रेंथ तो इंसान बता लेता है, वीकनेस पे क्या करना चाहिए? वीकनेस में आपको आप ये बता सकते हो कि आप थोड़ा वहाँ पे एक लाइट मोड पे जा सकते हो, कि ऐसे नहीं कि आप कोई टर्म्स होते हैं ना, जॉब प्रोफाइल टर्म्स यूज करो और जिससे आपको ये इंटरव्यू पे ये पता चले कि बंदा इसको तो पता ही नहीं। जैसे एक्सेल की बात हुई थी, अगर आपको बेसिक एक्सेल पता है तो यू कैन से आई एम गुड इन एक्सेल, बट वहां पे आप ये नहीं बताना कि आई नो बेसिक एक्सेल बट मुझे इंटरमीडिएट एक्सेल आता नहीं, तो वो काइंड ऑफ ए वीकनेस हो गया। तो आप उनको इनफैक्ट ये बताने के बदले ये बताइए कि देखिए मेरे में वीकनेस है बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट, आई एम ट्राइंग टू लर्न दैट, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो कैसे इम्प्रूव करूँ। ऑब्वियसली नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, हर कोई ट्रेनिंग लेता है, अपना वक्त डालता है, एक्सपीरियंस लेता है, देन ही बिकम अ परफेक्शनिस्ट। अगर आपने सीधा ये कह दिया कि मुझ में कोई वीकनेस नहीं है, आई थिंक दे आर आउट। वहां से आपको वो बोलेंगे ठीक है विल गेट बैक टू यू, टॉपिक विल एंड। द बेस्ट आंसर इज मुझ में ये वीकनेस है, आपको ये बताइए, कोई एक एग्जांपल लीजिए, बट एट द सेम टाइम टेल देम आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट एंड आई एम श्योर आई विल डू दैट। परफेक्ट, आई थिंक दिस इज द बेस्ट आंसर। आपको इससे बेहतर जवाब इस सवाल का कोई और नहीं दे सकता। whatever your weakness is, please mention that weakness and also mention that you're working on it. आप किस तरह से, आपको एक्सेल इतना एडवांस एक्सेल नहीं आता, बट आई हैव जॉइंड द क्लासेस, आई एम डूइंग ऑनलाइन क्रैश कोर्स, आई एम लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, जिसके थ्रू मैं ये सारी चीजें सीख रहा हूँ। तो फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच निजामुद्दीन भाई, बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स आपने दिए। विद दिस आई विल गो टू सोहेल भाई। सोहेल भाई, हमने नेट के बारे में बात करी है, हमने पेट के बारे में, पीएचडी के बारे में बात करी, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करी। टेट क्या होता है और व्हाट इज द क्राइटेरिया? टेट के बारे में एक सवाल आया कि व्हाट इज टेट, व्हाट इज द क्राइटेरिया, आजकल टेट कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में प्लीज हमको बताइए। जी दादा भाई, टेट का सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म देख लीजिए। टेट जो होता है ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट टीचर्स जॉब। प्राइवेट में फिलहाल तो टेट अभी नहीं मांग रहे, बट एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी कंपलसरी हो जाएगा। अब तक तो ये टेट का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपको कोई सीबीएसई बोर्ड स्कूल ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। टेट का फुल फॉर्म है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये टेट जो है एक तो स्टेट लेवल पे होता है, जैसे नेट और सेट होता है लेक्चररशिप के लिए, वैसे ही स्कूल लेवल के लिए जो है टेट होता है। टेट में भी दो तरह के, एक स्टेट लेवल का, जैसे इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र दे आर कंडक्टिंग महा टेट, और एक होता है सी टेट, दैट इज सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसका पासिंग क्राइटेरिया जो है वो मिनिमम 60% है। अगर आपने 60% लाया आप क्वालिफाई हो गए। जी दादा भाई। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। इस पे मैं सलमान भाई की तरफ मुड़ता हूँ। मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे सवाल है, तो मैं इसलिए स्विचेस थोड़े जल्दी ट्रांजिशन टाइम थोड़ा कम ले रहा हूँ इसमें। सलमान भाई, there's a question by Rafi, who is a viewer, and he has asked, sir, I recently completed instrumental engineering and I have 2 years of experience after diploma, but I lack of increment in salary in field work. Can I enter in Python programming? मुझे लगता है Python programming hardware based language है, which is related to my field. What is your opinion? So Python programming is related to almost every field. अगर मैं कहूँ, irrespective of what engineering you're talking about, Python programming is applicable to electronics engineering, mechanical engineering. It's basically a skill.
मैं पाइथन प्रोग्रामिंग को जिस तरह से एक्सेल एक स्किल है या एमएस वर्ड पे काम करना, पीपीटी बनाना एक स्किल है, वैसे आज के जमाने में पाइथन एक स्किल है. तो डेफिनेटली यू कैन ऐड दैट टू योर प्रोफाइल. आप सीख सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है पाइथन सीखना. You can get started and that can be added as an additional profile. जब आप कोई इंस्ट्रूमेंटेशन जॉब में जाएंगे तो that would be an additional add-on. आप कह सकते हैं कि मैं इंस्ट्रूमेंटेशन का ऑटोमेशन भी करना जानता हूँ via Python. That will really enhance your features. So definitely you can switch over. So don't worry, अगर आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, so try and learn these new things so that an added advantage is there on your resume. Right. Thank you so much. Quickly going to Atik bhai. Atik bhai, Microsoft 365. What is it and what can I do after learning this? Questions आ रहे हैं बच्चों के. What is Microsoft 365? Please. ठीक है, पहले ये होता था कि ये आपके सिस्टम पे आपने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप खरीदने के बाद आपको MS ऑफिस की जरूरत पड़ती है, तो आप MS ऑफिस इंस्टॉल करते थे. पहले तो जो 2010 आता था, उसके बाद 12 आया, फिर अभी 16 आया, फिर 19 आया. तो अभी क्या हुआ, क्योंकि एक सिस्टम पे एक हमको अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था, तो हमने क्या किया, यानी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या किया कि इसको प्रोफाइल बेस बना दिया उन्होंने, कि अभी MS ऑफिस आपका जो है 365 की MS ऑफिस का ये एडवांस वर्जन है, और ये सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होता, ये सर्वर पे इंस्टॉल होता. जैसे आप सिस्टम पे लॉगिन करोगे, आपका जब प्रोफाइल लोड होगा, प्रोफाइल लोड होने के बाद फिर आपको MS वर्ड चाहिए, आपको MS वर्ड आ जाएगा. पावर पॉइंट चाहिए, आपको पावर पॉइंट आ जाएगा. आपको आउटलुक चाहिए, आउटलुक आ जाएगा. जो एप्लीकेशंस आपने डिमांड किए हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर से, वो चीज आपके प्रोफाइल में लोड हो जाएंगे. अब वो लैपटॉप पे नहीं रहेगा. वो अगर आप लैपटॉप खोल के एडमिन से लॉगिन करेंगे तो अंदर वो नहीं रहेगा, लेकिन आपके प्रोफाइल में लॉगिन रहेगा. तो क्योंकि जैसे कि आपको अभी बताया मैंने कि क्लाउड बेस्ड सर्विसेज में आजकल लोग कॉस्ट सेविंग्स देख रहे हैं, कंपनीज कॉस्ट सेविंग्स देख रहे हैं. उसके साथ में वो लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें उनका जो क्या कहते हैं, बंदों को जो ज्यादा यूज करना है, प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, कम सेविंग्स के साथ प्रोडक्शंस को कैसे बढ़ाया जाए, तो वो इसमें पैसे बचा रहे हैं इंडिविजुअल सिस्टम्स में इंस्टॉल करके. वो क्या करते हैं, एक सर्वर लाइसेंस खरीद लेते हैं और वो सर्वर पे इंस्टॉल होता है. जब भी बंदे जो चीज भी रिक्वायरमेंट है, मिसाल के तौर पे मुझे आज वर्ड की रिक्वायरमेंट है, मैं वर्ड पे काम कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे एक्सेल नहीं चाहिए, रजा भाई को एक्सेल चाहिए, तो रजा भाई एक्सेल इंस्टॉल करेंगे, तो एक ही लाइसेंस पे ये दोनों काम करेंगे. इस तरीके से आप 365 यूज कर सकते हैं, और इसके काफी एडवांटेज है. आजकल ऑफिस 365 ही ज्यादा चल रहा है. तो इसमें करियर किस तरह से बच सकता है भाई? वन लाइन आंसर करें. L1 और L2 जो पोजीशन आजकल है जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इनके लिए तो ऑफिस 365 सीखना ये बेहद जरूरी है, क्योंकि आजकल हर चीज क्लाउड पे जा रहा है. ऑफिस 365 ये क्लाउड से रिलेटेड है, तो यही अगर आप करेंगे, MS ऑफिस आप लिखते हैं अगर, तो आपको बोलेंगे कि आप 1942 का आप CV बनाकर ला रहे हैं, तो ये चीज अभी नहीं चलेगा. अभी हमको क्लाउड बेस्ड पे जाना है, तो ऑफिस 365 करते हैं, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू जो आप L1 L2 का जॉब कर रहे हैं, वहां पे आपको ट्रबल शूटिंग के लिए फिर पूछेंगे कि आपको ऑफिस 365 का एक्सपीरियंस है या नहीं है. अगर आप कहेंगे नहीं मुझे MS ऑफिस का है, तो वो बोलेंगे कि आपके पास टेल्स टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, आप अपग्रेडेड नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ. अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेडेड नहीं है, तो फिर कंपनी आपको ऑब्जर्व भी नहीं करेगी. आपको कंपनी क्यों हायर करना चाहेगी? जिस बंदे को जो चीज आती है वो चीज बोले लगी ना, इसीलिए आपको 365 सीखना जरूरी है. Thank you so much. Coming to Shahbaz bhai. Shahbaz bhai, 2 questions back to back. What is a career in digital marketing? Okay. Second is, there is a question, very interesting question. It says affiliate marketing के बारे में. The question is कि affiliate marketing from a company called as BizGurukul. I have not heard of it. Is it a good choice for making money? I'm reading it word to word. It's raised, is affiliate marketing BizGurukul good choice for making money? I want you to answer both these questions. Okay, I'll start from the first question, that is digital marketing. Digital marketing is the answer to modern era marketing. Okay, however, I want you to understand, मैं ये पहले कहना चाहूंगा कि आपको फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ प्रोसेस जो होते हैं, ब्रांड बिल्डिंग हो गई, आपकी कम्युनिकेशन हो गई, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीजें मार्केटिंग की ही रहेगी, उसका प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा. So digital marketing is nothing but a marketing on a digital platform. Okay, so उसके अंदर आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग आ गई, आप उसके अंदर आपके पेड मार्केटिंग आ गई, उसके अंदर आपकी पोर्टल मार्केटिंग आ गई. When I say portal marketing is e-commerce portals जो होते हैं, you have Amazon, you have Myntra, Nykaa, Tata Click, all these are all e-commerce portals.
ये सारे पोर्टल्स पर जो जो हम ऐड करते हैं, it's just under the umbrella of digital marketing. अब डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के हिसाब से चेंज हो जाती है. I'll give you an example. You are a digital marketing for a hospital. तो आपकी जो लैंग्वेज होगी, आपकी जो एड होगी, आपकी जो कम्युनिकेशन होगी, वो अलग हो जाएगी. So digital marketing, yes, you'll have more empathy in your tone of if you're in your tone, your communication, your visual. तो आपका जो डिजिटल मार्केटिंग इज अ प्लेटफॉर्म, वो आप सारे इंडस्ट्री में फिट कर सकते हैं. जैसे मैंने थोड़ा टाइम पहले कहा था कि एक्सपर्टीज आपकी डिजिटल मार्केटिंग है. डिजिटल मार्केटिंग आज एक ऐसा उजू हो गया है, इट्स जस्ट अ पार्ट व्हिच इज इनसेपरेबल. आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, your all the industries are touched upon digital marketing today. There were few luxury brands, I'll give you some example, जो आज से 1-2-3 साल पहले तक डिजिटल में अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं करते थे. They wanted to be offline, but pandemics ने ये सिखा दिया है कि boss, you have to come online, you have to come on www, so World Wide Web is a part जिसमें आपको आना पड़ेगा. तो digital marketing is an amazing expertise to have in today's era. तो मेरे ख्याल से जिन्होंने अगर इस हिसाब से पूछा है कि how important it is very very important and very employable. That is one. Coming back to the second question of affiliate marketing, I'm really sorry I never heard of the name you took, Raza bhai. I'm really sorry on that. But affiliated marketing as a terminology is very modern in its age. और affiliate marketing आजकल बहुत चल रहा है. उसमें फिर अगर ये बताया जाए कि it's I'm sorry to repeat the question, is it about money making? Is it good to make money? It is good to make money. But having said that, affiliated marketing, it's still just 2% or less than 2% of your entire gamut of marketing. Marketing के एक बड़े से क्लाउड में affiliate marketing बिल्कुल एक छोटा सा बूंद है. तो अभी definitely वो grow होगा. Anticipation यही है that it will grow in coming times. Affiliated marketing is coming into picture because a lot of brands, lot of KOLs, इनको key opinion leaders बोला जाता है, इनको through किया जा रहा है. Lot of cross-functional brands, जो cross-functional brands होते हैं, वो आपस में टाइप करते हैं. मैंने देखा है, I work for a fragrance division, so fragrance वाले apparel वालों के साथ टाइप कर रहे हैं. We are selling it through key opinion leaders. So affiliate marketing हो रहा है, but it's very small, but expected to grow. Thank you, Jazakallah. Thank you so much. We are just on time for completing the session. But एक चीज, बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बता दूं, जब हमने सेशन स्टार्ट किया था, जो हमारे count of participants थे, we have not seen a single drop till now. Alhamdulillah Rabbil Alamin. That means people are liking the session. तो एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल, फिर मैं फाइनल इनपुट्स के लिए 30 सेकेंड्स इनपुट के लिए सबके पास जाऊंगा. एक फाइनल सवाल कॉमर्स टीम से, फाइनेंस टीम से, और उसके बाद फिर फाइनल मैसेज में आप सबसे लूंगा. द क्वेश्चन इज, आजकल इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं, SAP, FICO है, right, advanced Excel है. Now there is a trend of people using Power BI also. कॉमर्स के लोग आजकल Power BI यूज करने लगे हैं. टैबलू की ट्रेनिंग आजकल कंपनी प्रोवाइड करने लग गई है. कौन से एप्लीकेशंस एक कॉमर्स प्रोफेशनल को आने चाहिए? रैंडमली whoever wants to start can start. Yamin sir, you can also add because you're a PhD in commerce, so please feel free to join in whenever you want. So Nurul Hasan bhai, Irfan bhai, whoever wants to start. So let me start basically. So इसमें 2-3 चीजें. First is basic requirement. So basic, definitely Excel is very important. So know that. And when you talk about other tools, so BI, Power BI and Tableau, they are more of a visualization tool. तो आपने जो डेटा बनाया है उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है. Excel के कुछ लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए there is BI and there is Tableau. So understand कि what is the role of each tool, and then basis that you move on. As you want to improve yourself, the tools also are improving. So don't stuck with the basic Excel, move on. Similarly, Tally is for accounting. Then there is a higher up which is SAP. So move on. So try learning these new tools wherever you get an opportunity to work on those tools. Do that. Okay. But is learning SAP beneficial for a finance graduate? Absolutely. Absolutely. FICO model. Absolutely. Maybe. Absolutely. Yes. SAP is very big. It has several modules, and they are relevant for the finance professional. So definitely one should learn SAP. But how to learn SAP? What I would say is, instead of joining an organization, instead of joining a
coaching class wherein they impart training on SAP, join a company that has SAP as a platform, SAP, yes. because that is where you will learn more by practicing it. So once you practice, you learn more. Okay. Right. I will just Nizam bhai. just conclude one line. I will not be taking much time on this. Excel जो है वो it's kind of a gather the data. आपको various reports से data अगर gather करना है तो Excel is the best tool. और उसको presentation के लिए BI is the app, or you can say BI is the tool. So I think this is what I want to tell you about this thing. So data processing and data visualization. Yes, presentation, data presentation. ठीक है, यामीन भाई. रजा भाई, बेसिक कोर्सेज की बात करें तो जैसे बताया कि एक्सेल है, राइट. कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो बेसिक कोर्सेज में आजकल जो ट्रेंड बन चुका है दैट इज टैली, राइट. नो डाउट उसके अपडेटेड वर्जन्स काफी आ चुके हैं और ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स है जिसने बीट किया है, बट ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज स्टिल अवेलेबल है टैली के लिए, क्योंकि आप फॉर जीएसटी कंप्लायंस और इनकम टैक्स ऑब्वियसली टैली बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, तो दैट इज आल्सो एन ऑप्शन. उसके अलावा कई कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अलग टाइप के कोर्सेज चलते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट्स इन बैंकिंग चलता है, सर्टिफिकेट इन ई कॉमर्स आता है, सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग आ रहा है, सर्टिफिकेट इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आ रहा है, सर्टिफिकेट इन स्टॉक मार्केट आ रहा है. तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है स्टूडेंट्स कॉमर्स के एक्सपीरियंस के लिए कि अब कॉमर्स बहुत वाइडर स्कोप है. अपेंडिक्स अगर ब्रॉड सकते हैं तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में रखते हो तो एनसीएफएफ के सर्टिफिकेशंस है. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव तो टैली है. अगर आप कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो फीको इन सैप इन फीको है. तो मल्टीपल ऑप्शंस है कॉमर्स एक ग्रेजुएट के पास. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. एक क्वेश्चन लास्ट में जो लेना पड़ रहा है बिकॉज काफी रिक्वेस्ट आ रही है उसकी, जो मैं नूरुल हसन भाई से लूंगा कि नूरुल हसन भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट बैंक एंड अ पब्लिक बैंक एंड व्हिच वन इज बेटर? बैंक्स तो सारी बेटर है, बट प्राइवेट बैंक बेसिकली जो होता है बैंकिंग में, जो अपना अगर आप गवर्नमेंट बैंक की बात करते हैं तो बेसिक डिफरेंस इज दैट कि जहां पर गवर्नमेंट का मोर देन 50% स्टेक होता है एंड दैट इज बैंक, दैट इज अ गवर्नमेंट बैंक. एंड प्राइवेट बैंक जहां पर वहां गवर्नमेंट का उतना स्टेक इट इज लेस देन 50%. Like this is the basic difference between the private bank and the public bank. And ऐसे जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी आपने देखा है कि सर्विसेज वाइज the private bank is give the better services than the government banks. Like right. So Nizam bhai, Yamin bhai, top up answers on this. Just I wanted to add कि वो persons के experience पे depend करता है what you want to, where you want to go, whether you want to go for a private bank or a personal bank or a public bank. Public bank में mostly people are little bit थोड़ा आराम से रहते हैं and they don't give priority to the customer. But अगर आप private bank में जाओगे तो they are like welcome sir, आपको क्या चाहिए, what help you need, वो more of a customer oriented होते हैं. So these are the basic differences. और but at this point of time, I think private banks की जो facilities है, जो services वो दे रहे हैं, they are much more above than public bank. Right. Thank you so much, Yamin sir. I think he left. We lost Yamin sir. ठीक है. So I think Alhamdulillah the session went really well. There are a lot of questions. There are a lot of questions that we answer. There are a lot of questions that are there that people want us to answer. Inshallah ताला फिर कभी बहुत जल्द इस पे questions रखेंगे. जी I'm coming to you sir. Raza bhai, sorry to intervene you, but I don't want to miss an opportunity because you yourself have a career in HR field. So something that you would like to share with our audience on how to get into the HR field, what are the prerequisites, because we don't want to miss on your experience as well. So if you can just share a little bit on your field as well, please. Alhamdulillah. Raza bhai, I would also like to ask this question for you. You can club that both questions together and answer at the same time. आपने एक बार मुझे कहा था या हमारी टीम को एक बार बताया था कि एक HR को या इंटरव्यूअर को 10 सेकंड के अंदर ही पता चल जाता है कि कैंडिडेट को लेना है, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. तो वो भी प्लीज आप बता दीजिए कि HR 10 सेकंड में क्या पता लगा. इंशाल्लाह I'll try to answer both the questions. तो पहले तो क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, पहले मैं बता दूं, पहले HR बहुत सिंपल होता था. You do a course,
और आपको एचआर में मिल जाते थे, क्योंकि एचआर तब जो है वो सिर्फ सैलरी मैनेज करता था, अटेंडेंस और सैलरी, कितने लोग आए कितने लोग गए, और सैलरी मैनेज करना अब बहुत ब्रॉड हो गया है। जैसे आप लोगों को पता होगा एचआर ऑपरेशंस आ गए हैं, जैसे सैप में पीको मॉडल, वैसे सैप में एचआरएम भी एक मॉडल है। तो आप सोचिए इतना बड़ा हो गया है कि एचआरएम जैसे मॉडल भी एसएपी में आ गए हैं, ऐड हो गए हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। यू विल नॉट बिलीव देयर आर अ वेरी डिफरेंट वर्टिकल दैट हैज रिसेंटली टेकन ऑफ इन एचआर इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एम्प्लॉइज के साथ एंगेज रखना, ये स्पेसिफिकली इसके लिए पूरा डिविजन है। पहले हायरिंग होती थी, अब वो टैलेंट मैनेजमेंट हो गया। व्हाट इज टैलेंट मैनेजमेंट? बेसिकली पहले लोगों को सिर्फ हायर किया जाता था, लेकिन टैलेंट मैनेजमेंट जो टीम है वो ये सिर्फ हायर नहीं करती, वो हायर करने के बाद उसका करियर पार्ट डिसाइड करती है कि मैंने आज शाहबाज भाई को हायर किया है, तो शाहबाज टेमकर आज से 5 साल बाद हमारी कंपनी में क्या बन सकते हैं, राइट? केआरए सेट होते हैं, केपीआई सेट होते हैं, और हर एक चीज के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर आपको फाइनेंस में सॉरी एचआर में आज जाना है, मेरा रिकमेंडेशन विल बी देयर आर शॉर्ट टर्म 3 months courses on HR analytics. On HR analytics, if I am given 1-2 minutes from the panelists to give you an example what has happened in pandemic. So I was learning data science from an organization in pandemic, and they were doing some projects, okay, and we were involved as basic programmer coders in that. ठीक है, तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा। वो एग्जांपल वो क्या था प्रोग्राम, तो उन्होंने कैमरास इंस्टॉल किए थे बिकॉज यू कैन नॉट यूज बायोमेट्रिक फॉर एम्प्लॉय अटेंडेंस। तो वो कैमरा क्या करता था, अटेंडेंस ले लेता था, आते जाते लोगों का अटेंडेंस हो जाता था। देन वी रियलाइज कि कैमरा लगाने के बाद भी आपको वो थर्मल स्कैनर से चेक करना ही पड़ता है, तो कैमरा के अंदर थर्मल स्कैनर लगाया गया। So the moment your temperature is at the adequate level, the door will open automatically. This was second. Third, उसमें जो बहुत interesting game changing aspect add हुआ, that was emotion sensors. Artificial intelligence based use करके उसमें emotion sensors. Now what is it? You know, बड़ी interesting सी चीज है, employees को हैरानी भी होगी। Employee किस मूड में enter कर रहा है, किस मूड में ऑफिस में बैठा है और किस मूड में एक्सेप्ट करता है, ये वो जो कैमरा है वो जज करता है, एसेस करता है। And if I see that Salman bhai is entering office 3-4 days हो गया, 4-5 दिन हो गया, वो आ रहे हैं और he is sad. Report goes to the HR. Is Salman bhai is looking sad while entering the office. Why don't you go and talk to him? Irfan bhai is upset while working. Okay, 4-5-6 दिन लगातार he is not happy about the work. Maybe there could be some problem. A report goes to the HR कि this guy is not working. He is not looking happy. Why don't you go and check? So you imagine कि HR में इतनी सब चीजें आ गई, ये कभी सोचा भी नहीं था। It was mind blowing for me to see there are so many things कि एम्प्लॉई के इस एस्पेक्ट का भी ख्याल रखा जा रहा है एचआर में। तो वो सारी चीजें अभी आ गई। तो इफ यू वांट टू मेक अ करियर राइट नाउ, वो रिक्रूटमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट सब तो है, ये सब बताएंगे, लेकिन एचआर एनालिटिक्स इज द की। Go for HR analytics. Coming to Salman bhai's question, how do you judge even before the person speaks in 10 seconds? It's non-verbal communication. आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में सब कुछ बता देती है, आपके पर्सनालिटी के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बता देती है। यू डोंट हैव टू ओपन योर माउथ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको कि अगर आज इस मीटिंग में अभी there's a different energy in this meeting. अगर इस मीटिंग में हजरत सिर्फ एंटर करते हैं, he is not speaking anything, he is just there, पूरी मीटिंग की एनर्जी चेंज हो जाएगी, right? And everyone who is looking at this meeting will know there is someone very important is there in the meeting. Non-verbal communication, that's how powerful it is. People don't understand it. हमारे लिए verbal communication is the key, but when you come to non-verbal communication, this is the most important thing. Non-verbal communication changes the aura. किसी एक बड़े पर्सनालिटी की, हजरत की जब एंट्री हो जाती है किसी भी मजलिस में, सडनली द ऑरा, द एनर्जी ओवर देयर चेंजेस, सो आपकी एनर्जी है। एवरी पर्सन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, व्हाई डू वी लव ईच अदर सो मच एज अ टीम? क्यों पता है? एक एनर्जी है, वो पॉजिटिव वाइब जो एक दूसरे से मिलती है ना, राइट? वो जो ऑफिस की पॉलिटिक्स और फेक लोगों से जो बाहर निकल के आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जेन्युइनली आपको पसंद करते हैं, जिनके कॉम्प्लीमेंट जेन्युइनली आपके लिए होते हैं, दैट मेक्स यू लविंग, दैट क्रिएट्स एन ऑरा, दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव वाइब जो आपको अट्रैक्ट करती है और वो फ्रीक्वेंसी पे मैच करती है।
थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, बट आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड. जो आपको लगता है कि हाँ दिस इज व्हाट ही मींस एंड ही मींस इट जेन्युइनली व्हेन ही सेज दैट. सो द मोमेंट यू एंटर, आपकी एक वाइब है, आपकी एक पर्सनालिटी है, इसीलिए आपको बोला जाता है नॉक करके जाइए, स्माइल कीजिए, पॉजिटिवली हैंडशेक कीजिए. ये सारी चीजें वाइब क्रिएट करती है, और वो वाइब सामने वालों को अगर अच्छी वाइब आ गई आपसे, तो सवाल ऐसे ही होते हैं जो सिलेक्शन से रिलेटेड हो. और अगर सामने वाले को एचआर को अच्छी वाइब नहीं आई, तो वो जानबूझ के ऐसे सवाल पूछता है कि इसको रिजेक्ट ही करना है मुझे. तो ये मतलब एज एन एचआर आई एम गिविंग यू अ टिप, दिस इज हाउ इट हैपेंस. सो आई थिंक आई होप दैट आंसर्स. इस पे डिटेल इंशाल्लाह ताला फिर राउंड 2 कभी करेंगे, Raza bhai, तो उस what पर if करेंगे. what if Salman bhai is entering office sadly because HR is troubling him? हाँ, so that is that is an important reason. वो इसीलिए तो रिपोर्ट के मल्टी लेवल जाते हैं. ये मैनेजर को भी जाएगा, एचआर को भी जाएगा, ताकि पता चले कि कहीं सलमान भाई जैसा एसेट कंपनी छोड़ने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा. Yeah, Raza bhai that's तो how- बड़ी परेशान कर रहा है. That could be a thing. So इसीलिए जो है ना, ये सारे सिस्टम्स अभी आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारी एडवांसमेंट आ गए. एंड आई एम so happy कि आज के सेशन में इतने सारे एडवांसमेंट्स पे टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है, इतनी सारी चीजों के बारे में. एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इफ आई वाज नॉट एबल टू यूटिलाइज एनी रिसोर्स टू द फुलेस्ट. आई एम सॉरी फॉर दैट. बट टुवर्ड्स द कंक्लूजन, मैं एक एक इंसान का नाम लूंगा, लास्ट फाइनल वर्ड्स ऑफ एडवाइस, एंड देन वी विल मूव फॉर द दुआ and end the session. Nizamuddin bhai, we will start with you. Your final word of advice for people giving interviews. Just one line. Don't get disappointed if you fail in any of the interview. अपने आप को मोटिवेट कीजिए और प्रिपेयर कीजिए फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू. ऑल द बेस्ट. Thank you so much. Nurul Hasan bhai. जी, आप जिस चीज के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें अपने आप को मजबूत रखिए और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और अपने सब्जेक्ट पे एकदम परफेक्ट तैयारी करके जाइए, जिस भी पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं. दैट्स इट. Thank you so much. Shahbaz bhai. Be thorough with your research. Also research about who you are meeting. And there is no harm in asking whom you are meeting. Study about him, go to his profile on LinkedIn and certain things. Look at him, understand what are you going for, understand the vibes of the company, prepare yourself well. Thank you so much. Atik bhai. जी, बेहतर ये होगा कि जब आप जाएंगे वहां पर, तो एचआर को अपना दोस्त समझ के बात कीजिएगा. यानी मजाक नहीं करना है उसके साथ, क्योंकि लोग वहां पर जाकर बिल्कुल घबरा जाते हैं और बोल नहीं पाते, ऐसा निकल लेती बात. तो उसको ऐसा कैजुअल इंटरव्यू ना दिए, सीरियस होकर इंटरव्यू दें और ऐसा समझे कि जब आप उससे बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ बात करें. थोड़ा बहुत एचआर को ऐसा समझाएं कि ये चीज मैं जो कर रहा हूँ ये कंपनी के बेनिफिशियल के लिए है और मेरे भी बेनिफिशियल है. उससे एचआर खुश होगा. और एचआर से क्वेश्चंस करें, जो क्वेश्चंस एचआर करते हैं सिर्फ उसको सोच के आंसर करके चले जाएं, तो आपको ऐसा एचआर समझेगा कि इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है. जब आप एचआर को क्वेश्चन बैक करते हैं आप, तो उसको ये समझ आएगा कि चलिए बंदा थोड़ा सा ओवर टैलेंटेड लग रहा है, इससे और अच्छे सवाल करेंगे और एचआर को भी मजा आएगा आपके साथ इंटरव्यू करने में, और हो सकता है कि आपके लिए वो कंपनी में ज्वाइन करने का ये बाइस बन जाए. इंशाल्लाह. मैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने आज जो छोड़ दिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पैनल से कि एक और सेशन जल्दी से रखा जाए, ताकि बहुत सारे जो एस्पेक्ट जो आज मिस हुए वो हम लोग उसको कवर कर सके. सलमान भाई, योर फाइनल वर्ड्स. Yeah, two things very quickly. जैसा कि आतिक भाई कह रहे थे, मुझे कई लोग पूछते हैं कि शुड आई वेयर अ टाई, शुड आई वेयर अ ब्लेजर फॉर द इंटरव्यू. मैं उनको एक चीज कहता हूँ, वेयर अ स्माइल फॉर द इंटरव्यू. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो डोंट मिस आउट ऑन वेयरिंग अ स्माइल. एंड सेकंड एस्पेक्ट इज, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो इट्स ओके, यू कैन से सॉरी आई डोंट नो. ये बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, पहला क्वेश्चन नहीं आता, दूसरे क्वेश्चन में आता हो तो भी हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं. So don't worry, if you don't know, you can say sorry I don't know and move on to the next question. Mashallah, very nice. Irfan bhai. Yeah. So interview is not a 50-meter sprint. Interview is a marathon, and your life will have lot of interviews. Okay. So I would just give you one advice, and which is preparation. Look at SDI's videos. हमने काफी सारा टॉपिक कवर किया हुआ है ऑन इंटरव्यूज, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर. तो आप प्लीज SDI के वेब चैनल पे जाइए, इंटरव्यू वाला टॉपिक सिलेक्ट करिए. यू विल फाइंड लॉट ऑफ रिसोर्सेज, स्पेंड सम टाइम, गो थ्रू दैट, एंड आपको बहुत सारी टिप्स मिल जाएगी. थैंक यू सो मच. यामीन सर. एक चीज ये बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू के पहले जब भी आप जाते हो,
do your SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threats. Do company SWOT analysis, right? Or do job profile SWOT analysis. तो ये SWOT analysis अपना कंपनी का एंड जॉब प्रोफाइल जिसके लिए आप जा रहे हो उसका SWOT analysis करके जाइए, और जाने से पहले टीम उम्मीद का ये वीडियो जरूर देख के जाइए जो आपको मोटिवेट करेगा। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोहेल भाई के पास जाएंगे। सोहेल भाई के पास जाने से पहले जो भी अभी सबने बोला, मैं आपको बताऊं, ये जो लास्ट के 2.5-3 मिनट जो सबने एक एक टिप दिए ना, अगर इंसान यही फॉलो कर लेगा तो इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएगा। तो लास्ट के जो 3 मिनट्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे टिप्स एक एक निकल कर आए। तो मैं आखिरी आंसर सोहेल भाई से लूंगा और उसके बाद सोहेल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ करें और प्रोग्राम को एंड करें। सोहेल भाई over। जी जज़ाकल्लाह रज़ा भाई। एक्चुअली अब मुझे बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। ऑल टुगेदर आई एम गोइंग टू से बी कॉन्फिडेंट, डोंट गेट नर्वस। सबसे ज्यादा होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल हम लो कर देते, नर्वस हो जाते, तो काम डाउन, उसको एकदम नॉर्मल ले लीजिए। दैट्स इट। जी चल भाई दुआ। जी सुब्हानकल्लाहुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, अपना नॉलेज उनके साथ भी बांटिए और कोशिश कीजिए कि टीम उम्मीद के ऐसे सेशंस में आप हर संडे ज्वाइन होते रहे। तो अगले हफ्ते जब तक हम वापस मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।